मेरी मौत के तीसरे दिन मेरी सौतेली माँ को आखिरकार मेरी लाश मिली। मैं और मेरा भाई एक साथ कार एक्सीडेंट में फंस गए थे। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे तुरंत बचाने की जरूरत थी। लेकिन मेरी माँ, जो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, ने सारे डॉक्टर और नर्सों को मेरे भाई के पास बुला लिया, जिसे बस हल्की सी खरोंच आई थी। मैं उस ठंडी स्ट्रेचर पर पड़ा पड़ा पूरी ताकत से गिड़गिड़ा रहा था, माँ मुझे बचा लो। लेकिन उसने मेरी तरफ सिर घुमाकर बस झल्लाकर चिल्लाया, कितनी बकवास करता है, देख तेरे भाई की स्किन छिल गई है। ये कहकर वो मुड़ी और मुझे दोबारा नहीं देखा। मुझे लगा मेरे शरीर की गर्मी खत्म हो रही है। नजर धुंधली हो गई और आखिर में मैं उसी कोने में मर गया जहां किसी ने मुझे पाया तक नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि मेरी मौत की खबर सुनकर वही माँ जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, पूरी तरह पागल हो गई। अचानक ऑपरेशन थिएटर में मुझे होश आया। मैंने धीरे से उठकर देखा तो मेरा अपना शरीर अब भी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था, बिल्कुल पीला और बेजान, जैसे किसी रहस्यमयी ताकत ने खींच कर रख दिया हो। मेरी अब भी दर्द करती आत्मा को घसीटता हुआ मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर उड़ता हुआ माँ के पास जा पहुंचा। उस वक्त माँ फिक्र से मेरे भाई को बिस्तर पर देख रही थी और उससे इतनी प्यारी आवाज में बात कर रही थी जो मेरे लिए बिल्कुल अनजानी थी। ईकी, तुम्हें जल्दी जागना होगा। जब तुम जागोगे तो माँ उस जानवर से तुम्हारे सामने माफी मांगवाएगी। पास ही डैड बहुत बेसब्र थे। अगर शुआन्यान आता है तो वो जानवर बस मुसीबत बढ़ाएगा। अगर वो नहीं होता तो ये इतना बुरी तरह जख्मी नहीं होता। काश वो मरी जाता। मैं एक तरफ खड़ा ताने से मुस्कुराया। पता चला कि मेरे मम्मी डैड ने पहले से ही मेरे खिलाफ राय बना ली थी और सारा दोष मेरे सिर डाल दिया। तभी रेस्क्यू टीम के सारे लोग उसके यांकू के कमरे में ही जमा थे। माँ के हुक्म के बिना किसी की हिम्मत नहीं थी वहां से जाने की, जब तक डॉक्टर एग्जामिनेशन के रिजल्ट लेकर नहीं आया और माँ को बताया कि उसके यांकू को कुछ खास नहीं हुआ। तब जाकर एक टीम मेंबर ने हिचकते हुए मेरा नाम लिया। कैप्टन, लगता है जुआन यान बहुत जख्मी है, क्या आप उसे देखने जाएंगी? माँ ने तुरंत अपना तना हुआ रवैया छोड़ा और थोड़ा झल्ला गई। वो जानवर अब कौन सा ड्रामा कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि उसने अपने भाई को कितना नुकसान पहुंचाया? और अब भी बकवास करने की हिम्मत है। मैं उसे घूर रहा था। अब मुझे कोई गम नहीं हो रहा था, बस सीने में एक खालीपन था, जैसे कोई टुकड़ा नोच लिया गया हो। उसका यांकू और मैं एक ही वक्त जख्मी हुए। साफ था कि मेरी हालत उससे बदतर थी। फिर उन्होंने क्यों पक्का मान लिया कि मैंने ही उसे जख्मी किया? शायद दिखावे के लिए। माँ ने आखिरकार झुंझलाकर मेरे फोन पर कॉल लगाई। लेकिन जब नर्स ने फैमिली की कॉल रिसीव की तो माँ ने दूसरी तरफ से किसी के बोलने का इंतजार तक नहीं किया और गालियां देने लगी। सुशांत, तुम बड़ा भाई होकर ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तुमने तो अपने भाई की हड्डी तुड़वाई दी थी और अब भी शर्म नहीं आई ये सब ड्रामा करते हुए। मुझे डांटने के बाद उसने तुरंत फोन काट दिया। जरा भी फिक्र नहीं दिखाई। और हाँ, उसने सारे रेस्क्यू वालों को मेरे भाई के कमरे में ही रहने का ऑर्डर दिया, कहीं कुछ हो जाए। मैं हवा में तैरता हुआ अपने होंठ टेढ़े कर लिए। कोई इमोशन महसूस नहीं हो रहा था। नर्स ने फिर कॉल की। डायरेक्टर मेन, आपका बेटा सुशांत बच नहीं पाया, वो मरने वाला है। अगर आप अभी आए तो शायद उसे आखिरी बार देख सकें। लेकिन माँ को पूरा यकीन था कि मैं नाटक कर रहा हूँ। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। लगता है इस कमीने को कम चोट लगी। और ऊपर से नर्स को भी अपनी तरफ मिला लिया। उसकी बात खत्म होते ही उसका यांकू, जो बेहोशी का नाटक कर रहा था, ने हल्की सी दो खांसी मारी और धीरे धीरे जाग गया। क्या हुआ माँ? भैया को कुछ हो गया? कहते हुए उसने फिक्र करने का नाटक किया और मुझे ढूंढने उठने की कोशिश की। माँ ने प्यार से उसे रोका और फिर सख्त लहजे में बोली, सुशान्यान, काश तुम अपने भाई से आधी अक्ल तो रखते तो आज ये नहीं होता। अभी यहाँ आओ, घुटनों के बल बैठकर अपने भाई से माफी मांगो। ये कहकर उसने गुस्से में फिर फोन काट दिया। पास खड़े डैड ने हिकारत से कहा, यांकू अभी अभी जख्मी हुआ है, उसे आराम चाहिए। तुम उस जानवर को क्यों बुला रही हो जो बस झगड़ा करने आएगा? उसका यांकू ने अपना मकसद पा लिया। उसकी आंखों में सब्र की चमक आई। लेकिन मम्मी डैड को पता न चले, इसलिए उसने झट से सिर झुका लिया और फिर गुनहगार जैसा चेहरा बना लिया। माँ, डैड, उनकी नजरों में उसका यांकू हमेशा सबसे फर्माबरदार और अच्छा बेटा था। मैं तो कभी था ही नहीं। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि शायद ये एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक न हो। अपने यांकू को इतना परेशान देख माँ ने त्योरी चढ़ाई। उस जैसा मतलबी इंसान अच्छे स्कूल में जाकर भी क्या करेगा? बस एक सीट बर्बाद करेगा। और हाँ, अगर सचमुच उसे जाने दिया तो बाहर निकलते निकलते अपना नाम तक भूल जाएगा। उसका यांकू ने मासूमियत का नाटक करते हुए मेरे लिए सिफारिश की, माँ, भैया के बारे में ऐसा मत बोलो। उसने जरूर एडमिशन के इस मौके को बहुत अहम माना है, तभी तो ऐसे तरीके अपना रहा है। उसे लगता है कि अगर वो मेरी तरह अच्छा बनेगा तो मम्मी डैड उस पर ध्यान देंगे। माँ ने त्योरी चढ़ाई, अगर उसे सचमुच हमारा ध्यान चाहिए तो उसे अच्छे से रहना चाहिए, न कि हर रोज इन चालों से मुसीबत खड़ी करे। मुझे कोसने के बाद उसने फिर अपने यांकू को दिलासा दिया, अच्छा, माँ जानती है कि हमारा यांकू सबसे समझदार है, लेकिन अच्छाई सही जगह लगानी चाहिए। शुआन्यान जैसे एहसान फरामोश और ठंडे दिल वाले कुत्ते पर अच्छाई करोगे तो वो तुम्हें और जख्मी करेगा ताकि तुम पर और हावी हो सके। उसका यांकू आधा अधूरा समझने का नाटक करता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो अच्छी तरह जानता है कि मम्मी डैड के इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। ऐसे मौकों पर ज्यादा बोलना बेकार है, बस हल्का सा इशारा काफी है। मुझे तो इसकी आदत हो गई थी। छोटे से उसका यांकू हमेशा कुछ ही बातों में मम्मी डैड का दिल जीत लेता
और दोनों पूरी तरह उसकी तरफ हो जाते, उसकी तारीफ करते और मुझे नफरत से डांटते। अब भी अगर मैं उनके सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ाकर सफाई देता तो वो बस यही सोचते कि मैं उनकी आंखों पर झूठे इल्जाम लगा रहा हूं। अचानक दरवाजा तेजी से खुलने की आवाज आई, जिससे उनकी बातें रुक गईं। गौर से देखा तो पता चला कि वो हमारी बड़ी दीदी शुआनीन है, जिसे आमतौर पर खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती। उसे जैसे ही अपनी आंखों की खबर मिली, तुरंत लौट आई। इस घर में मेरी दीदी शुआनीन अपने यांकू से उतना प्यार करती है जितना मम्मी डैड भी नहीं। उसके यांकू के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो उसके बिस्तर पर झपट पड़ी, उसे सिर से पांव तक चेक करने लगी। जब यकीन हो गया कि उसकी चोटें गंभीर नहीं है तो उसने फिक्र से उसे गले लगा लिया। तुम्हें ये कैसे हो गया? ये कि तुम तो अपनी दीदी को डर से मार ही डालोगी। उसकी यांकू ने अपना पुराना तरीका दोहराया और कमजोर आवाज में बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना दीदी, फिक्र मत करो। भैया भैया ने जानबूझकर तो नहीं मुझे कार से धक्का दिया था, प्लीज उसे डांटना मत। उसके यांकू की बात खत्म होते ही पूरा घर फट पड़ा। शुआनी ने आंखें फाड़ दी। क्या? उस कमीने शुआन ने तुम्हें धक्का दिया? माँ, डैड, आप लोग उसे काबू क्यों नहीं करते? अभी वो कहाँ है? उसे मिलने दो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। डैड ने मेज पर थप्पड़ मारा। मुझे लगा बस तुमने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जब वो कमीना मिलेगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। माँ की आंखों में उसी पल नफरत भर आई, जैसे वो मुझे अपने हाथों से गला घोंटना चाहती हो। ईकी, चिंता मत करो, माँ उसे नहीं छोड़ेगी। उसके यांकू ने नजरें चुरा ली। डर रहा था कि कहीं मामला बड़ा न हो जाए और उसकी पोल खुल जाए। उसने झट से मुझे ढूंढा और कहा, माँ, डैड, दीदी, भैया पर इतना गुस्सा मत हो। ईकी नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वजह से भैया को मारो। शायद वो इतना डर गया था कि मुझे ठीक से याद नहीं। आखिर वो मेरा सगा भाई है, चाहे मुझसे चिढ़ता हो, पर मुझे मारना तो नहीं चाहेगा। मेरी दीदी ने हल्की सांस छोड़ी और अपने यांकू के सिर पर हाथ फेरा। आए, तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा दूसरों के लिए बहाने ढूंढते हो। बड़े होकर समझोगे कि इंसानी दिल कितना बुरा हो सकता है। पास खड़ी माँ ने अपनी वानिन की हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, जब मैं गई थी तो वो बुराई से भरा पैदाइशी कीड़ा ईकी के बगल में पड़ा मरने का नाटक कर रहा था। मुझसे कह रहा था कि वो मर रहा है। असल में वो अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था, रेस्क्यू में देरी कराना चाहता था। उसके यांकू ने जल्दी से माँ का हाथ खींचा, नहीं चाहता था कि वो और बोले। माँ, शायद भैया सचमुच जख्मी हो गया हो, चलो इस बात को छोड़ो, अब उसके बारे में और नहीं बोलते, ठीक है? उसके यांकू ने माँ का हाथ हिलाकर लाड़ जताया। वो जानता था कि माँ उसे मना नहीं कर सकती। माँ ने हारकर सिर हिलाया। तुम जैसा बेटा पाने के लिए तो भगवान जाने कितने जन्मों की पुण्याई चाहिए। शुआ न्यान जैसा नहीं जो अंदर से सड़ा हुआ है। माँ तुम्हारी बात मानती है। ईकी, हम उस कमीने पर ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा उसे घर में नहीं आने देंगे। देखो फिर कैसे हमारी ईकी को नुकसान पहुंचाता है। तब मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ा था, देख रहा था कि डैड, माँ और मेरी दीदी सब मिलकर उसके यांकू के बिस्तर के पास बैठे हैं। एक अनकही कड़वाहट मेरे दिल को घेर रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे मैं नाले का कोई कीड़ा हूं जो दूसरों की खुशी ताक रहा है। और फिर भी ये लोग मेरा परिवार हैं, मैं उनका बेटा हूं और भाई भी। लेकिन उसके यांकू को सारा प्यार मिलता है, जबकि मेरे साथ ऐसे भगाया जाता है जैसे सब चूहा समझते हूँ। मैं किसी भी तरह वहां से भाग जाना चाहता था, एक भी शब्द और नहीं सुनना चाहता था, लेकिन मेरी आत्मा माँ के साथ मजबूती से बैंधी थी, कहीं नहीं जा सकती थी। बस मजबूर था कि वो लोग मेरे कान के पास बैठकर जी भर के मुझे गालियां देते रहे। कुछ दिनों बाद पूरे घर की सावधानी भरी देखभाल में उसका यांकू हॉस्पिटल से छूट गया। माँ इधर उधर सामान समेट रही थी। डैड पहले ही कार हॉस्पिटल के दरवाजे तक ले आए थे, इस डर से कि कहीं उसे एक कदम भी ज्यादा न चलना पड़े। मेरी दीदी ने उसे खुद जूते पहनने तक नहीं दिए। घर जाते वक्त माँ बड़बड़ाती जा रही थी, ये शूशा न्यान तो इंसान ही नहीं है। जब तक उसका भाई हॉस्पिटल से निकला उसने एक बार भी मिलने नहीं आया। माफी तो बहुत दूर की बात है, देखना जब घर पहुंचूंगी तो उसकी कैसी मरम्मत करती हूँ। डैड ने माँ को तिरछी नजर से देखा। मैं तो पहले ही कहता था, उसे घर में रखना एक अभिशाप है। देर सवेर कुछ न कुछ होना ही था। मरम्मत शब्द सुनते ही मुझे मिली जुली फीलिंग्स होने लगी। पुरानी यादें दिमाग में भर गईं। बचपन से माँ ने हमेशा मेरे भाई को तरजीह दी, हर चीज में मेरे हार मानने की उम्मीद रखी, सिर्फ इसलिए कि जिस दिन मेरा भाई पैदा हुआ मैंने अनजाने में थोड़ा पानी गिरा दिया, जिससे माँ गिर गई और वक्त से पहले डिलीवरी हो गई। छोटा भाई हमेशा देखभाल के बुलबुले में रहकर पूरे घर को परेशान रखता। डैड ने भी मुझे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरे कान का पर्दा फट गया। तुम तो सचमुच मनहूस हो, जब तुम्हारा भाई पैदा हुआ तो तुमने उसकी जान लेते लेते बची। माँ हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी लेटी कमजोर आवाज में आंखें खोली। उनकी निगाह में मेरे लिए सिर्फ मायूसी थी। और प्राइमरी में बस अपने भाई उसके यांकू से एक खिलौना कार के लिए झगड़ा हुआ था। मेरे डैड ने मुझे इतना पीटा कि मैं 3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाया। वो मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना था, हालांकि वो डैड के एक बिजनेस ट्रिप से लाया हुआ अतिरिक्त गिफ्ट था जब उन्होंने उसके यांकू के लिए कोई तोहफा खरीदा था। लेकिन उसके यांकू के पास तो इतनी सारी खिलौना कारें थीं कि कई डिब्बों में नहीं समाती थीं। फिर भी उसने जानबूझकर मुझसे उसी के लिए झगड़ा शुरू कर दिया। खींचातानी के दौरान उसने अचानक दर्द से चीख मारी और जोर जोर से रोने लगा। माँ ने घबराकर मेरे भाई को गले लगाया और आंसुओं के बीच चिल्लाई, सुशांत न्यान, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने पहले ही बहुत कुछ झेला है, अब और क्या करना चाहते हो उसके साथ? मैंने नहीं किया, इससे पहले कि मैं समझा पाता। उसके यांकू ने पहले ही कुछ आंसू निचोड़ लिए और बोला, माँ,
गुस्सा मत हो, ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, नहीं एक खिलौने के लिए भैया से झगड़ना चाहिए था। जब डैड घर आए और ये सीन देखा तो उन्होंने सीधे मुझे उठाकर पीटना शुरू कर दिया। तुम जैसा ठंडे दिल का बच्चा, बेहतर है कूड़े में फेंक दिया जाए। घर में रहना सिर्फ बदकिस्मती है। रोते रोते मैंने डैड से मिन्नतें की कि मारना बंद करें, लेकिन जितना मैं रोता उतना ही उन्हें लगता कि मैं नाटक कर रहा हूँ और वो जोर से मारते। माँ और मेरी दीदी दूर से बेपरवाही से देख रही थी, जैसे चाहती हूँ कि डैड मुझे मार मार कर खत्म ही कर दें, जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। उस दिन से जब भी मैंने अपने भाई को रुलाया, मेरे ऊपर मम्मी डैड की डांट और पिटाई बरसती। धीरे धीरे मैंने किसी भी प्यार के लिए अपने भाई से झगड़ा करना, अपनी सफाई देना, यहाँ तक कि पास जाना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने मुझे उस ठंडी ऑपरेशन टेबल पर अकेला छोड़ दिया ताकि मैं खुद ही निपट लूं। घर में घुसते ही उसका यांकू ने सोफे पर धम्म से छलांग लगाई और जैसे ही उसने कहा कि भूख लगी है, मेरी बड़ी दीदी किचन में भाग गई और उसे दिखाने लगी कि उसने कौन सी नई रेसिपी सीखी है। मेरी दीदी, जिसने कभी खाना नहीं बनाया था, अपने फोन पर तरह तरह की पौष्टिक खाने की रेसिपी ढूंढ रही थी, इस डर से कि कहीं उसके यांकू को तकलीफ न हो। डैड ने सबसे नया लग्जरी वीडियो गेम कंसोल निकाला और बोले कि ये उसको हॉस्पिटल से छुट्टी का गिफ्ट है, मौत से बच निकलने की खुशी में। माँ ने अपनी तरफ से उसके यांकू के कमरे की ऊपर से नीचे तक सफाई की और तरह तरह के हेल्दी पौधे और फूल लगा दिए। बोली कि इससे ताजी हवा आएगी और रिकवरी अच्छी होगी। उसका यांकू बस सोफे पर लेटकर वीडियो गेम खेल रहा था। पूरा घर उसकी परेशानी में लगा था और उनके साथ जो लौटी थी वो थी मेरी आत्मा भी। लेकिन ये जगह, जो मेरे लिए इतनी जानी पहचानी है, हमेशा मुझे हड्डियां तक ठिठुराने वाली ठंड देती है। अचानक डोरबेल बजी। मैंने देखा एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत। वो थी मेरी गर्लफ्रेंड शियान। अंदर आते ही उसने उसके यांकू की सेहत के बारे में पूछा। अंकल आंटी, सुना यूयू आज हॉस्पिटल से आ रहा है, तो मैं उसे देखने के लिए कुछ सप्लीमेंट ले आई। उसका यांकू ने तुरंत कंसोल छोड़ा और शर्माने का नाटक करने लगा। दीदी आनान, इतनी तकलीफ उठाने का शुक्रिया, मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। जान ने उसे एक मीठी स्माइल दी। मेरे सामने जो बर्फ की देवी थी, वो मेरे भाई उसके यांकू के सामने एक मीठी पड़ोसन जैसी बन जाती थी। मैंने उसे देखा और एक अनकही अजीबियत महसूस हुई। अचानक उसने बात बदली और मेरा नाम लिया। उससे पहले तो पूरे घर को मेरा वजूद ही भूल चुका था। मेरा नाम सुनते ही माँ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, उस कमीने का नाम क्यों ले रही हो? उस दिन उसे 2 शब्द कहे थे तो उसने घर का मुंह तक नहीं देखा। खैर, क्योंकि उसे बाहर रहना इतना पसंद है तो कभी वापस ना आए। बाहर ही मर जाए तो घर में शांति रहेगी, रोज रोज की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। शियान ने झट से सिर हिलाया। हाँ, बेहतर है कि वो वापस ना आए ताकि यूयू के आराम में खलल न पड़े। शुआनिन एक न्यूट्रिशन की बोतल लेकर बाहर आई और मजाक करते हुए बोली, अच्छा, तुमने सोच लिया कि सुशानान से कब ब्रेकअप करना है? मैं आगाह कर रही हूँ। शियान ने शर्म से सिर झुका लिया। बस आज ही मैं यूयू से मिलने आई थी ताकि इसी बारे में बात करूं। एक अनकही कड़वाहट मेरे सीने में उबलकर गले तक आ गई। मैंने खुद पर ताना मारा, एक हल्की सी मुस्कान बनाई और पलटकर उन्हें एक पल भी और नहीं देखना चाहा। प्यार न मिलने की तो आदत हो गई थी। रात के खाने के बाद न जाने क्यों माँ का मूड खराब हो गया। वो अकेली अपने कमरे में गई और फोन पर कुछ ढूंढने लगी। मैं पास जाकर देखा तो वो मेरा नंबर ढूंढ रही थी। फिर बार बार मेरे फोन पर कॉल करने लगी, लेकिन हर बार घंटी बजती रही, कोई उठाता नहीं था। थोड़ी देर बाद माँ ने फोन बिस्तर पर पटक दिया। अब तो मेरी कॉल भी नहीं उठाता। सच में समझता है कि किसी को उसकी परवाह है। लेकिन फिर उसने हॉस्पिटल की नर्स को फोन लगाया। सुशानान ने तुमसे कहा था ना, अब कौन सी चाल चलने वाला है? जाकर उसे बोलो कि ज्यादा होशियारी न दिखाए। अभी आकर अपने भाई से माफी मांगे तो मैं उसे घर वापस आने दे सकती हूँ। दूसरी तरफ लाइन पर कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर कॉम्पति आवाज आई, डायरेक्टर, सुशानान का 1 हफ्ता पहले देहांत हो गया। एक्सीडेंट से उसका दिल फट गया था, लेकिन सारे डॉक्टर तो आपने उसके यांकू के कमरे में बुला लिए थे। कोई सर्जन उसका ऑपरेशन नहीं कर पाया। ये सुनते ही माँ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो वहीं जम गई। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने फिर बेपरवाही का चेहरा बना लिया। मैं जानती हूँ वो अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। माँ ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। ये भी तुम्हें शुआन्यान ने सिखाया है ना? सोचता है कि ऐसी बातें कहकर मुझे उकसाएगा और कोई फायदा होगा। नर्स ने जल्दी से सफाई दी। डायरेक्टर, मैं सच कह रही हूँ, अपनी जान की कसम। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि एक नर्स जो मुझे जानती तक नहीं थी, उसने मेरी मदद के लिए ऐसा कुछ कहा। माँ भी हैरान रह गई और उसका पहले का कड़वा और ताना भरा चेहरा कुछ ढुलमुल सा हो गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी और उसे उस दिन के एक्सीडेंट का सीन याद आया जब वो मौके पर पहुंची थी। उसका यांकू और मैं सड़क पर पड़े थे। मुझ पर कोई दिखने वाली चोट नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कुछ उत्तेजित सा लग रहा था, जबकि उसके यांकू के चेहरे पर कुछ खरोंचें थीं और वो बहुत तड़प रहा था। बाद में उसके यांकू ने कमरे में जो बताया, उसके मुताबिक उसने पक्का मान लिया कि एक्सीडेंट के बाद उसने मुझे कार से बाहर निकाला, लेकिन मैंने उसे मारना चाहा और गुजरती गाड़ियों की तरफ धक्का दे दिया, जिससे उसे दूसरी चोट लगी। माँ ने त्योरी चढ़ाई और यकीन से कहा, यह नामुमकिन है। वो और ईकी एक ही कार में थे। ईकी तो हॉस्पिटल से बाहर आ चुका, वो इतना जख्मी कैसे हो सकता है? मत सोचो कि मैं उसकी बचकाना चालें नहीं देखती। वो बस अपने भाई से मेरा ध्यान खींचने की होड़ कर रहा है ना? मैं तुम दोनों को आगाह करती हूँ कि शरारतें और बकवास बंद करो, वरना पछताओगी। नर्स ने मेरी माँ को यकीन न करते देख
आह भरी और हार कर बोली, डायरेक्टर, मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रही। अगर यकीन ना आए तो खुद मुर्दाघर जाकर देख लीजिए, सबूत मिल जाएगा। हालांकि माँ अब भी ठंडी और बेरुखी दिखा रही थी, लेकिन उस वक्त उसे मामले की गंभीरता का एहसास होने लगा। उसने त्योरी चढ़ाई और उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगीं। लाइन पर मौजूद नर्स ने उसकी हिचकिचाहट भांप ली और बोलती रही, डायरेक्टर, मैं तो बस एक नर्स हूँ। मैं आपके बेटे की जान के साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? माँ घबराकर कमरे में भारी और तेज कदमों से इधर उधर टहलने लगी। तुम लोमड़ियों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम्हें नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा है। नर्स के और कुछ बोलने का इंतजार किए बिना उसने गुस्से में जोर से स्क्रीन दबाकर फोन काट दिया। फोन रखने के बाद वो बेचैनी से बेडरूम में बैठ गई। न जाने क्या सोच रही थी। मैंने बस देखा कि उसने अपने होंठ जोर से दबा लिए, जिससे वो पीले पड़ गए। लेकिन मेरा अंदाजा है कि शायद वो इस बात से परेशान थी कि अगर डायरेक्टर होते हुए एक गलत फैसले से उसने अपना ही बेटा मार दिया तो डॉक्टर को क्या जवाब देगी। या शायद उसे डर था कि लोग उसकी पीठ पीछे उंगली उठाएंगे कि उसने अपने यांकू को तरजीह दी। लेकिन किसी भी हाल में उसे मेरी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं थी। इस बात का मुझे पूरा यकीन था। लगता है उसकी गुस्से वाली आवाज सुनकर डैड ने दरवाजा खोला। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, ये सब सच तो नहीं है ना? माँ की आवाज कांप रही थी। साफ था कि इस बार उसे नर्स की बात पर यकीन हो गया था। लेकिन डैड को अब भी पूरा भरोसा था कि मैं नाटक कर रहा हूँ और उनका गुस्सा अब भी मुझ पर ही था। डैड ने माँ को हिकारत से देखा। तुम भी कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाती हो। अगर एक्सीडेंट इतना गंभीर होता तो वो बुरे दिल वाली लड़की कब की इकी को घसीट कर बचाने ले जाती। इकी यहाँ सही सलामत कैसे होती? मेरे मम्मी डैड के लिए मैं हमेशा वही बुरा इंसान था जो अपने यांकू को अच्छा नहीं देख सकता था। ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरने के बाद भी वो इस लहजे में मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। और मेरे दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैं 3 साल तक श्यान के साथ रहा। दुनिया में वो अकेली इंसान थी जिस पर मुझे भरोसा था और जिसने मेरा साथ दिया। वो हमेशा मेरे सगे परिवार से मुझे पहुंचाए गए नुकसान पर तरस खाती थी, और वही थी जिसने बार बार जब मैं बेबस था मेरा साथ देकर मुझे आगे बढ़ाया। आज से पहले मैंने कभी उसकी सच्चाई पर शक नहीं किया। उन 3 सालों में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे मायूसी हो। उल्टा मैंने हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखा। मेरा करियर अभी शुरू ही हुआ था। कम पैसे कमाता था। जरूरी खर्चों के अलावा बाकी सारे पैसे मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदने पर लगा देता था। मैं साथ साथ पढ़ाई और काम करता था, जिससे मेरी जिंदगी भागदौड़ से भरी थी। लेकिन मैं हमेशा उसके साथ रहने का वक्त निकाल लेता था, सिर्फ उसे सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए। मरने से ठीक पहले मैंने महीनों बचत करके उसका पसंदीदा बैग खरीदा था, जो अब भी मेरी कार की डिक्की में रखा है। मुझे लगता था कि हम हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन अब मैंने अपने कानों से उसे सुना है कि वो मेरे परिवार के साथ मिलकर मुझे अलग थलग कर रही है और मुझे नीचा दिखा रही है। मेरी दीदी एक संतरा चबाते हुए बेपरवाही से बोली, उस बोझ के मर जाने से तो और अच्छा है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। हालांकि मुझे पहले से मालूम था कि सब मेरे भाई को तरजीह देते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उनकी नजरों में मैं इतना गिरा हुआ हूँ। इतने सालों में भले ही वो मुझे चाहते न थे, लेकिन उन्हें मेरे स्वभाव के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए था। मैं गोटान बिल कैसे कर सकता था, या फिर उनका प्यार पाने के लिए अपनी जान को मजाक कैसे बना सकता था। मैं सफाई देना चाहता था, लेकिन मैं कितना भी चिल्लाता कोई मुझे सुन नहीं सकता था, जबकि सब एक के बाद एक मुझे नसीहतें दे रहे थे। माँ ने अपनी कमर सीधी की, अपना पुराना रौबदार अंदाज फिर से अपना लिया। कल मैं खुद हॉस्पिटल जाकर उनकी पोल खोलूंगी। अगर शुआ न्यान मुर्दा घर में नहीं मिला तो देखना, मैं उसकी टोंगे न तोड़ दूं और उस नर्स को भी निकाल दूंगी। माँ के शब्द मेरे दिल में सीधे कांटे की तरह चुभ गए। इतना दर्द हुआ कि सांस लेना मुश्किल हो गया। न जाने माँ को मेरी लाश देखने की कितनी चाह थी कि अगर मैं जिंदा बच गया तो अभी वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरी टोंगे तोड़ना चाहती थी। शायद आसमान को मुझ पर तरस आ गया और अचानक खिड़की के बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसकी बातें जो सुनने में हल्की लग रही थीं, मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की तरह पड़ रही थीं, लेकिन मैं दर्द की कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। अब आखिरकार मुझे साफ साफ समझ आ गया कि सब मेरी मौत चाहते थे। शायद मेरी मौत की पुष्टि करने की जल्दी में, या शायद मेरा झूठ पकड़ने की उतावली में। अगली सुबह माँ बिना नाश्ता किए ही तेजी से हॉस्पिटल चली गई। डैड उसकी चिंता में पीछे पीछे हो लिए। उस वक्त डैड माँ से भी ज्यादा बेसब्र लग रहे थे मेरी लाश देखने के लिए। उन्होंने तो एक्सीलेटर पर पूरा पैर दबा दिया। मेरी आत्मा माँ के पीछे घिसटती हुई एक ठंडक महसूस कर रही थी। मैंने कड़वी हंसी हंसी, वाह मैं कार में हूँ, लेकिन मेरी आत्मा पीछे उड़ रही है। हॉस्पिटल जाते वक्त माँ डैड से शिकायत करती रही कि मैं फिर उनका वक्त बर्बाद करूंगा। उस कमीने बच्चे ने हमें कभी चैन नहीं लेने दिया। सारा दिन जिंदगी मौत का ड्रामा करता है, असल में मरने की हिम्मत नहीं है, और पैसे खर्च करके दूसरों को रिश्वत देकर अपनी मौत का नाटक करवाता है। जरूर हम उसे बहुत पैसे देते हैं। माँ का यह कहना कि मैं ड्रामा करता हूँ बिना वजह नहीं था। ऐसे परिवार के माहौल में इतना वक्त रहते हुए मुझे गहरा डिप्रेशन हो गया था। मैंने माँ से बात करके समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद थी कि वो समझेंगी, लेकिन उन्होंने उसे हल्के में लिया। नाटक करना बंद करो, हमने तुम्हें बिगाड़ बिगाड़ कर ऐसा कर दिया कि तुम्हें होश ही नहीं रहा। मैं सिर झुकाकर चुप रहता। अगर बिगाड़ने की बात है तो उसका यांकू सबसे ज्यादा उस कसौटी पर फिट बैठता है। मुझे तो कभी लाड़ प्यार मिला ही नहीं, नहीं कभी परिवार के प्यार की गर्माहट महसूस करने दी गई। मेरे सबसे बुरे दौर में मैंने मरने का भी सोचा, लेकिन नींद की गोलियों की पूरी शीशी खाने के बाद भी मैं मर नहीं पाया। जब हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में मेरी आंख खुली तो मुझे राहत नहीं बल्कि मायूसी और डर महसूस हुआ।
मैं सोचता रहा कि मरना भी मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है, और मुझे पता था कि अब मेरा इंतजार एक जबरदस्त डांट कर रही है। जैसी उम्मीद थी, जब माँ ने मुझे आंखें खोलते देखा तो उनका पहला वाक्य था, मरना ही है तो बाहर जाकर मरो, यहाँ मरोगे तो घर में बदबू नहीं फैलेगी, उसके बाद हम कैसे रहेंगे। डैड ने आंखें फाड़कर मुझे घूरा, शू शेनान, तेरी माँ और मैंने तुझे पाला है इसलिए कि बुढ़ापे में हमारी देखभाल करे और हमें दफनाए। हम दो बातें कहते हैं और तू निकल लेता है। इतने सालों में तुझ पर जो वक्त और मेहनत लगाई वो सब कुत्तों ने खा ली। लेकिन मैंने बहुत सोचा और मुझे याद नहीं आया कि इतने सालों में उन्होंने मेरे लिए क्या किया। मुझे खाना दिया ताकि मैं भूख से न मरूं, लेकिन मैं वही खा सकता था जो उसके याकों को पसंद नहीं था। कपड़े दिए ताकि मैं नंगा न घूमूं, लेकिन अच्छी कमाई के बावजूद मेरे लिए ज्यादातर कबाड़ी बाजार का सामान खरीदते थे। इकलौते ब्रांडेड कपड़े वो होते थे जो उसकी आंखों नहीं चाहता था। कहते थे फेंकने में शर्म आती है। यहाँ तक कि स्कूल की वर्दी भी कम से कम इस तरह तो मुझे ये दर्द नहीं झेलना पड़ता। मुझे तो लगता था कि मेरी हालत घर के कुत्ते से भी बदतर है, सिर्फ इसलिए कि वो उसके यांकू का पालतू था। उसका खाना लग्जरी था, सैकड़ों युआन की बोरियां, और मैं बचपन से बिना पोषण वाली चीजें खाता था। इसीलिए मैं हमेशा अपनी उम्र के बाकियों से छोटा और दुबला रहा। मुझे साफ साफ महसूस होता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बार बार वो मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करते हैं कि उन्होंने मुझे पाला है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, उनका सामना नहीं करना चाहता। लेकिन डैड ने मुझे कपड़ों से पकड़ लिया। शूशानयान, तू बोलता क्यों नहीं? मैंने तुझ जैसा बेटा कैसे पैदा कर लिया? तुझे बुनियादी माँ बाप का अदब भी नहीं पता। लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें किस तरह से जवाब दूं। उनकी नजरों में मेरी सफाई जिद है, मेरा टूटना अपरिपक्वता है। हर चीज मुझे बहुत ज्यादा दबाव देती है, लेकिन मुझ में लड़ने की ताकत तक नहीं है। अचानक डैड ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। मैंने नजर उठाकर हॉस्पिटल का गेट देखा। एक अनकही उदासी थी। यहीं पर माँ ने अपने यांकू के लिए जिसे बस खरोंच आई थी, सारे डॉक्टरों को रोक लिया और मेरे बचने का आखिरी मौका छीन लिया। यहीं पर मुझे गहराई से एहसास हुआ कि मुझे कितना कम प्यार मिलता है। डैड की मुक्कें मुझ पर बरसने वाली थीं। माँ हॉस्पिटल में दाखिल होते ही हमेशा की तरह रौब में है। आते जाते डॉक्टर और नर्स उसे सलाम करने रुकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लोग गुजरते वक्त पलटकर माँ की पीठ पीछे कुछ बड़बड़ाते हैं। मगर उस वक्त माँ का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं है। वो तेजी से हॉस्पिटल के इंक्वायरी काउंटर पर गई और बोली, ढूंढो, शुआनियान किस कमरे में है? माँ की आवाज सुनते ही नर्स ने झटके से सिर उठाया। जी डायरेक्टर, अभी ढूंढती हूँ। दरअसल पूरे हॉस्पिटल को मेरी मौत का पता है, नर्स को भी अच्छी तरह मालूम है। लेकिन उस वक्त अगर वो मेरी मौत की खबर एकदम से दे देती तो बिना शक माँ की नाराजगी मोल लेती। इसलिए वो बस अनजान बनकर कंप्यूटर पर मेरे पुराने रिकॉर्ड ढूंढने लगी और फिर स्क्रीन घुमाकर माँ को खुद देखने को दे दी। स्क्रीन पर पुराने रिकॉर्ड देखकर माँ की आंखों में हैरानी की एक चमक दौड़ गई। वहां साफ लिखा था, शुआनियान, हृदय गति रुकना, इमरजेंसी रिसिटेशन के बाद मृत्यु। नीचे एक चटकीली लाल लाइन थी, शव मुर्दा घर में, नंबर 106, परिजनों ने अभी तक नहीं लिया। आसपास की हवा में सन्नाटा छा गया। नर्स ने अपने हाथ भींच लिए। साफ था कि वो शांत रहने का नाटक कर रही है। डायरेक्टर, आपसे विनती है कि संयम रखें। माँ ने नर्स को तिरछी नजर से देखा और खुद से बुदबुदाई, शुआनियान, तुम्हारे पास बहुत चालें हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड तक जाली बनवाने के लिए किसी को रिश्वत दे दी। लगता है सचमुच मैंने तुम पर कम ध्यान दिया। उम्मीद नहीं थी कि अब तुम ये काबिलियत रखते हो। नर्स कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती, सिर झुकाकर चुप रहती है। मेरे भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन शुक्र है उस वक्त माँ का सारा गुस्सा मुझ पर ही फूट रहा है। वो मुड़ती है और मुर्दाघर की तरफ चल देती है। पास खड़े डैड ने हिकारत से नाक भौं सिकोड़ी। ये कमीना कमबख्त हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। उसका भाई जख्मी है और देखभाल चाहिए, और ऊपर से हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। जब मिलेगा तो इसके कान खींच लूंगा। मैं डैड के सामने तैर रहा हूँ, थोड़ी बेबसी से इस जाने पहचाने चेहरे को देख रहा हूँ। मेरे प्यारे डैड, क्या आपको मेरी साबुत लाश तक नहीं छोड़नी? वो और माँ एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहे जैसे दो माँ बाप अपने बेटे की लाश घर ले जाने आ रहे हों, बल्कि जैसे कर्ज वसूलने आए हों। माँ ने लात मारकर मुर्दा घर का दरवाजा खोला। पहले से तंग गलियारा जोरदार गूंज से भर गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जल्दी से दौड़ा, डायरेक्टर, आप अपने शियानयन को घर ले जाने आई हैं, मैं भी उनका शव निकालता हूँ। लेकिन उस पल मेरा शव देखकर माँ डरकर एक कदम पीछे हट गई। वो यकीन नहीं करना चाहती और बार बार जांच करती है। मेरी आंखें खोलती है तो पुतलियां धुंधली हैं। मेरी सांस चेक करती है तो अनजाने में मेरी अकड़ चुकी बॉडी को छू लेती है। अचानक वो मेरे ऊपर से सफेद चादर हटाती है और मेरा नंगा बदन सामने होता है। रिसिटेशन के बिजली के झटकों के निशान अब भी हैं। मैं एक पीली मूर्ति सा हो चुका हूँ। माँ लड़खड़ाकर दीवार से टिककर बैठ जाती है, खुद को बाहों में जकड़ लेती है। ये कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है? उस दिन मैंने उसे देखा था, जख्मी नहीं लग रहा था। मानसिक हालत बहुत अच्छी लग रही थी। सचमुच मैं जख्मी नहीं लग रहा था। अपने भाई को गले लगाने से हाथों पर कुछ हल्की खरोंचों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक इसलिए कि मैंने पलटकर अपने भाई को गले लगाया और उसे अपने नीचे दबा लिया। जोरदार टक्कर से मेरा दिल फट गया। मेरी मानसिक हालत इतनी अच्छी दिखने की वजह यह थी कि अंदरूनी अंगों के फटने से मैं मरने ही वाला था और मेरे शरीर में एड्रेनलिन चरम पर पहुंच चुकी थी। माँ तो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, जरा और ध्यान देती तो नोटिस कर लेती, लेकिन उसे तो सिर्फ मेरे भाई की फिक्र थी।
मुझे उसने कभी एक बार से ज्यादा देखा तक नहीं। डैड ने भी हाथ बढ़ाए, मेरे चेहरे को सहलाना चाहा। शायद मेरी मौत की शक्ल बहुत भयानक थी। उनका बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उस वक्त डैड अब माँ को दिलासा नहीं दे सकते थे। मेरे बिस्तर के सामने जड़ होकर देखते रहे। इतने सालों में ये पहली बार है जब मैंने डैड को इतनी गंभीरता से मेरा चेहरा देखते देखा, और ये भी पहली बार है जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरा चेहरा उनसे इतना मिलता जुलता है। यहाँ तक कि आंख के कोने का तिल भी एक ही जगह है। नहीं पता डैड क्या सोच रहे थे, और तो क्या, उन्होंने एक बाप होने के नाते अपने बेटे की लाश देखकर थोड़ा गम महसूस किया या नहीं। मैं चाहता था कि डैड मेरे लिए दुखी हों, भले ही मेरी मौत के बाद। कम से कम इतना तो होता कि मैं खुद को आवारा कुत्ते से कम न समझता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मेरे लिए दुखी हों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस अचानक मिले पिता प्रेम का सामना कैसे करूं। वो वहीं खोए खोए खड़े रहे, बिना एक शब्द कहे, बिना किसी भाव के। यहाँ तक कि कोई इमोशन भी नजर नहीं आया। खबर सुनते ही उसका यांकू बड़ी दीदी के साथ हड़बड़ाकर पहुंच गया। मेरी दीदी ने जब मेरी लाश देखी तो वो भी बहुत घबरा गई, दरवाजे से ही चिल्लाई। काफी देर तक पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके यांकू ने मम्मी डैड का बुझा हुआ रवैया देख भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। अंदर आते ही वो मेरे बिस्तर पर दौड़ा और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुम मुझसे इस बात की चुभन रखते हो कि मैंने तुम्हारी विदेश पढ़ने की सीट छीन ली और मुझसे बदला लेने के लिए खुद को मार डाला? मैंने बेबसी से सिर हिलाया। मैं तो पहले ही मर चुका था। मेरी लाश मम्मी डैड के सामने पड़ी थी। चाहे वो कुछ न कहता, मैं तो उठकर उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। मम्मी डैड के सामने तो वो उससे पहले जैसा ही प्यार करते रहेंगे, बल्कि मेरे जाने से उसे और ज्यादा अहमियत देंगे। मुझे नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? मम्मी डैड को उस वक्त साफ तौर पर उस पर ध्यान नहीं था। उसका यांकू बुरी तरह रोने धोने के बाद पछतावे का नाटक करते हुए जमीन पर बैठ गया। सॉरी भैया, सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो तुम्हारी ये हालत न होती। ये कहकर उसने जोर जोर से खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। साफ था कि वो मम्मी डैड का ध्यान खींचने की बहुत कोशिश कर रहा था। आमतौर पर तो वो एक खरोच तक नहीं लगने देता था। ये देखकर मम्मी डैड और दीदी ने गम भूलकर झट से अपने यांकू को रोक लिया। माँ ने उसे जोर से गले लगाया। है सब ठीक है इकी, ये तुम्हारी गलती नहीं। उसके अपने लालच ने उसे मारा। वो इसी लायक था। विदेश पढ़ने की सीट का जिक्र आते ही मैं एक पल को ठिठक गया। मेरा ध्यान 2 साल पीछे चला गया। मैं अपने यांकू से 4 साल बड़ा हूँ। उसकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के साल मैं चौथे साल में था। मैं जानता था कि मम्मी डैड पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए बचपन से जी तोड़ मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाना चाहता था। इस घर से भागना चाहता था। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में मैंने एक पल भी ढील नहीं दी। पहले साल ही पूरी क्लास में टॉप किया और नेशनल स्कॉलरशिप जीती। दूसरे साल 8 स्कोर के साथ येल्स पास किया। इस दौरान मैंने अनगिनत बड़े छोटे अवार्ड जमा कर लिए, जो ढेर करने पर लगभग मेरी ऊंचाई के बराबर होते। आखिर में लगातार 4 साल टॉप करने पर मुझे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए सिफारिश मिल गई। लेकिन उसका यांकू, जो न पढ़ता था न काम करता था, एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और घर वापस आकर बोला कि उसे विदेश पढ़ने जाना है। मम्मी डैड जानते थे कि विदेश में भी वो सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा, लेकिन फिर भी खुशी खुशी मान गए। सिर्फ मैं जानता था कि उसका यांकू अब पढ़ना नहीं चाहता था। उसका अचानक विदेश जाने की बात करना बस मेरा विरोध करने के लिए था। इसलिए माँ ने खास मेरे लिए एक शानदार डिनर बनाया और सारी रात मेरी प्लेट में मांस डालती रही। शियान, घर में पैसे सिर्फ एक के विदेश पढ़ने के लिए हैं। देखो तुम्हारा भाई तो अभी अभी हाई स्कूल खत्म करके आया है, बेहतर है उसे जाने दो। असल में मम्मी डैड की कमाई से दोनों की विदेश में पढ़ाई हो सकती थी। लेकिन कुछ वक्त पहले ही कुछ तगड़े तगड़े आदमी घर में घुस आए थे और बोले कि उसके यांकू ने जुआ खेलकर भारी सूदखोर कर्ज ले लिया है और नहीं चुकाया तो टांगे तोड़ देंगे। तब पहली बार मैंने डैड को अपने यांकू पर गुस्सा होते देखा, लेकिन वो बस कुछ डांट फटकार थी। मुझे जब पीटते थे उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था। बेटे पर जान छिड़कने वाले मम्मी डैड ने अपने यांकू के गलती मानने का इंतजार तक नहीं किया और उसका बहुत बड़ा कर्ज चुका दिया। इसलिए बचा हुआ पैसा सिर्फ हम दोनों में से एक के विदेश पढ़ने लायक रह गया। उसके यांकू को विदेश जाने की बात करते सुन मम्मी डैड को लगा कि उसने सचमुच जुआ छोड़ दिया है। हालांकि जानते थे कि विदेश में बस कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी ढूंढकर आराम फरमाएगा, फिर भी ये जुआ खेलकर घर बर्बाद करने से बेहतर था। इसी वजह से मम्मी डैड ने उसे जल्दी से बाहर भेजने की उतावली में मनमाने ढंग से मेरा विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका छीन लिया और बची सारी जमा पूंजी उसके यांकू की पढ़ाई और वहां की जिंदगी पर लगाने का फैसला कर लिया। मैंने चॉपस्टिक रख दी। माँ, चाहे उसके यांकू को विदेश भेज दो, पैसे बर्बाद होंगे। मेरी यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन है। इतने सालों में ये पहली बार था जब मैंने विरोध करने की हिम्मत जुटाई। माँ ने मुझे, जो हमेशा दब्बू रहता था, अब अपने भाई के आगे न झुकते देख कटोरा मेज पर पटक दिया। शुशानियान, तेरे डैड और मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तू ग्रेजुएट होने वाला है। हमें अब भी तेरी चिंता करनी पड़ती है। तुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे कमाकर अपने बाप और मेरा नाम रोशन करे। क्या तुझे अपना भाई हाई स्कूल खत्म करते देखना बर्दाश्त नहीं? क्या तू पढ़ नहीं सकता था? इतना बेरहम कैसे हो सकता है? माँ बोलते बोलते और भावुक होती जा रही थी। क्या तू अपने डैड और मुझे बर्बादी की तरफ धकेलना चाहता है? ये सुनते ही मैं कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। सारी शिकायत गायब हो गई और एक पल को मुझे माँ पर तरस भी आया। सोचा कि मैं कितना नाफरमान हूँ। जानता था कि मम्मी डैड मेरे भाई की फिक्र करते हैं, फिर भी उस सीट के लिए जिद कर रहा था। शायद इसलिए कि मैं अभी माँ के प्यार की आखिरी किरण से चिपका हुआ था।
आखिरकार मैं पिघल गया। माँ से वादा किया, गुस्सा मत हो माँ, मैं अपने भाई को मौका दे रहा हूँ। मैंने भोलेपन से सोचा कि इससे मम्मी डैड का बोझ कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई का मौका छोड़ दिया और मम्मी डैड से फिर कभी पैसे नहीं मांगे। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही मैं अकेला बाहर काम करने चला गया। महीने की 2000 से कम ट्रेनिंग सैलरी में से भी 1000 बचाकर मम्मी डैड को देता था। हालांकि जानता था कि ये पैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन कम से कम घर में थोड़ा योगदान तो दिया। इतने सालों के पालन पोषण का कर्ज उतारा। ठीक इसी वजह से जब उसका यांकू विदेश में था, मम्मी डैड ने मुझे थोड़े वक्त के लिए स्वीकार कर लिया। लेकिन अब मुझे उस फैसले पर पछतावा हो रहा है। अगर मैंने उसके यांकू को सीट न दी होती तो शायद अब मैं विदेश में होता, अच्छी नौकरी करता और इतने दर्दनाक तरीके से न मरता। मेरी मौत के बाद माँ का ध्यान भटका भटका रहता। उसने कुछ दिन की छुट्टी लेकर मेरा सामान समेटा। अगर ठीक से याद है तो ये पहली बार था जब माँ ने मेरी किसी चीज के लिए काम से छुट्टी ली, लेकिन ये आखिरी भी थी। बचपन से चाहे पेरेंट्स मीटिंग हो, स्कूल का फंक्शन या कोई कंपटीशन, माँ कभी नहीं आई। तब मेरी सबसे बड़ी इच्छा होती थी कि माँ एक दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ रहे। लेकिन उसके यांकू के लिए वो साथ जो मेरे लिए एक नामुमकिन सपना था, उसे किंडरगार्टन से ही आसानी से मिल गया था। चाहे पेरेंट्स मीटिंग हो या स्प्रिंग आउटिंग, माँ सब कुछ छोड़कर वक्त पर पहुंचती। मुझे याद है, तीसरी क्लास में एक बार मुझे लगातार 3 दिन तेज बुखार रहा और माँ ने कभी मेरी देखभाल का सोचा तक नहीं। आया ने कई बार जिद की कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन माँ ने काम के बहाने मना कर दिया। जब तक मेरा बुखार 40 डिग्री के करीब पहुंच गया, तब माँ लंच ब्रेक के दौरान बेमन से घर आई। बस एक छोटी सी बीमारी है, बुखार की दवा से ठीक हो जाएगा, और ऊपर से खास आना पड़ा, कितनी झंझट है। लेकिन जैसे ही वो मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगी, उसके यांकू के टीचर के एक फोन ने माँ को वहां से भगा दिया। उस वक्त मैं बुखार से चकरा रहा था। बस माँ की घबराई आवाज सुनी, क्या, और क्योंकि घुटने की खाल छिल गई। दूसरी तरफ लाइन पर टीचर ने माँ को शांत करने की कोशिश की, मैडम फिक्र मत कीजिए, बस हल्की सी खरोच है, स्कूल की नर्सरी में इलाज कर दिया है, कोई गंभीर बात नहीं। लेकिन माँ ने टीचर को ही झाड़ दिया, आप लोग टीचर होकर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, मतलब कोई गंभीर बात नहीं। अगर हमारी यूक की टोंग पर कोई निशान रह गया तो मैं अभी स्कूल आकर उसे ले जाऊंगी और हॉस्पिटल लाऊंगी। टीचर ने माँ का गुस्सा देखकर घबराकर हाँ कह दी। इस तरह माँ मुझे बीमार छोड़कर फिर चली गई और स्कूल से उसके यांकू को लेकर भागती भागती हॉस्पिटल पहुंची। माँ ने फिक्र में पड़कर हॉस्पिटल के सबसे अच्छे सर्जन को बुलाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके यांकू के घुटने के खरोंच का कोई निशान न रहे। डॉक्टर ने देखा कि उसके यांकू के घुटने से खून तक नहीं निकला तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर माँ की जिद पर उसने बड़े ध्यान से मोटी पट्टी बांध दी। फिर भी माँ को भरोसा नहीं हुआ। उसने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने पर जोर दिया, कहीं कुछ हो न जाए। उसके यांकू को शांत करने के लिए माँ ने पूरी दोपहर की छुट्टी ली और उसे अम्यूजमेंट पार्क ले गई। तभी आया का फोन आया। तब माँ को याद आया कि मैं अब भी हॉस्पिटल में हूँ। आया ने हिचकते हुए माँ से पूछा, डॉक्टर कहते हैं कि जुआनियान को निमोनिया है और ड्रिप लगानी है, क्या आपके पास वक्त है? आया की बात खत्म होने से पहले ही माँ ने बीच में काट दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, युग जख्मी है, मैं उसी में लगी हूँ। उस शान की छोटी मोटी तकलीफों से वो मरेगा नहीं, जाकर इंजेक्शन लगवाकर जल्दी वापस लाओ, ड्रिप की जरूरत नहीं। आया ने मुझे बुखार में तपते और आंखें लगभग बंद किए देखा। उसे तरस आया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सानियान की हालत बहुत गंभीर है, अगर समय पर इलाज न हुआ तो उसे सिक्वल हो सकता है। माँ का सब्र खत्म हो गया। किस डॉक्टर ने कहा? मैं हॉस्पिटल डायरेक्टर होकर इतनी सीधी सादी बीमारी नहीं समझती। आया के पास कोई चारा नहीं था, माँ की बात माननी पड़ी। मुझे इंजेक्शन लगाया और घर ले आई, और इस तरह सचमुच मुझे सिक्वल रह गया। तब से जब भी जुकाम होता, निमोनिया में बदल जाता और बिना एक हफ्ते ड्रिप के ठीक नहीं होता। मेरी वोकल कॉर्ड भी 1 महीने खांसी के कारण खराब हो गई, जिससे मेरी आवाज हमेशा भारी रहती है। मैं जो किंडरगार्टन से बैंड का मुख्य गायक था, मेरा सबसे बड़ा सपना सिंगर बनना था और किसी दिन एक बड़े मंच पर खड़ा होना। लेकिन इस बीमारी और माँ की लापरवाही की वजह से वो सपना एक नामुमकिन कल्पना बनकर रह गया। और हाई स्कूल के दूसरे साल में एक क्लब एक्टिविटी के प्रदर्शन के दौरान एक बदकिस्मत हादसा हुआ। मैं स्टेज से गिर गया और सिर पर चोट लगी, खून रुक नहीं रहा था। टीचर और सहपाठी डर गए। क्लास टीचर ने झट से मुझे कार में डालकर उस हॉस्पिटल पहुंचाया जहां माँ काम करती थी, लेकिन वो माँ से किसी भी तरह संपर्क नहीं कर पाया। इमरजेंसी में टीचर को पहले मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। किस्मत से हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 8 टांके लगे। जब माँ ने टीचर को वापस कॉल किया तो उसका पहला वाक्य था, वो शुशानयान फिर स्कूल में मुसीबत कर रहा है। ये बच्चा बचपन से कभी अच्छा नहीं रहा, अगर गलती करे तो मार मार कर खत्म कर दो, हमें माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं। टीचर ने जल्दी से माँ को समझाया, मैडम, साने की माँ, आप गलत समझ रही हैं। साने बहुत अच्छा बच्चा है, बस आज स्कूल में चोट लग गई, अभी वो आपके हॉस्पिटल में है। माँ तुरंत चौकन्ना हो गई, लेकिन फिक्र से नहीं, क्या जख्मी हुआ? किसी और बच्चे से लड़ाई तो नहीं की? वो दूसरा बच्चा ठीक है। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। बचपन से मैंने कभी किसी से बहस नहीं की। माँ की पहली प्रतिक्रिया ये सुनकर कि मुझे चोट लगी है, ये पूछना था कि क्या मैंने किसी से लड़ाई की। एक माँ भले ही अपने बेटे को न जानती हो, पर इस हद तक गलत नहीं समझ सकती ना। और सबसे बुरी बात यह कि गलत समझने के अलावा उसने मेरी चिंता करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि पहले दूसरे के बच्चे की फिक्र की। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई और चाहा कि टीचर माँ से फोन रखवा दे। टीचर, मैं ठीक हूँ, माँ काम में बिजी हैं, उन्हें आने की जरूरत नहीं। मेरी आवाज सुनते ही माँ ने टीचर के साथ शालीनता तक छोड़ दी और मुझे गाली देने लगी।
शूशानान, यहाँ समझदार बनने का नाटक बंद करो। मुझे लगता है तुम्हें डर है कि कहीं मैं आकर तुम्हारा बहाना न पकड़ लूं। एक बार भी चैन से नहीं रह सकते। रोज जानवरों की तरह काम करके तुम्हारी स्कूल फीस भर रही हूँ, तुम मुसीबतें खड़ी करने के लिए नहीं। मैं कड़वा सा मुस्कुराया। लगता है माँ को पूरा यकीन था कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। टीचर अब और सुन नहीं पाया, माँ को बीच में रोका। मैडम, जियाने की माँ। जियाने स्कूल के क्लब प्रदर्शन के दौरान स्टेज से गिर गया। आपने बच्चे को गलत समझा, मगर सानियान काफी जख्मी है, अभी अभी सिर पर टांके लगे हैं। क्यों ना आप उसे कुछ दिन आराम करने के लिए ले जाएं। यह सुनकर कि मैंने लड़ाई नहीं की, माँ आखिरकार शांत हुई, लेकिन उसका लहजा अब भी नाराजगी से भरा था। बस कुछ टांके ही तो लगे हैं, सीधे स्कूल वापस ले जाओ। टीचर के कुछ और कहने का इंतजार किए बिना माँ ने जल्दी से फोन काट दिया। उस वक्त मुझे लगा कि माँ काम में बहुत बिजी होंगी। बाद में पता चला कि असल में माँ अपने यांको की बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगी थी। शायद माँ की दुनिया में मैं बस एक बोझ था जो मुसीबतें खड़ी करता था। मैं अक्सर सोचता, अगर हो सके तो काश माँ का इकलौता बेटा उसका यांकू ही होता। और मेरे सिर पर वो निशान आज भी दिखता है। हर बार जब आईना देखता हूँ उस दिन के माँ के शब्द याद आ जाते हैं, शुरू से आखिर तक फिक्र का एक भी लफ्ज नहीं। एक धमाके की आवाज ने मुझे मेरी सोच से बाहर खींच लिया। माँ, जो मेरे कपड़े समेट रही थी, गलती से मेरी बुकशेल्फ से टकरा गई। किताबें जमीन पर गिर गईं। सबसे अलग दिखने वाली एक डायरी थी जो नीली स्याही से लिखी हुई थी। माँ ने थोड़ी उत्सुकता से खुले पन्नों को देखा, धीरे से झुकी और मेरी डायरी उठा ली। मैंने बुरी तरह रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकार गया। डायरी में बचपन से मेरी खुशियां, गम, गुस्से और छोटी छोटी बातें दर्ज थीं। पहले मैं हमेशा उम्मीद करता था कि माँ मेरी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान दे, लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ तो बेहतर चाहता हूँ कि वो बीती बातें हमेशा के लिए राज की तरह दफन हो जाएं। अब मैं नहीं चाहता कि माँ मेरे बारे में कुछ जाने, क्योंकि इससे वो घाव फिर हरे हो जाएंगे जो अभी अभी भरे थे। माँ ने आखिरकार मेरी डायरी खोली, बिस्तर के किनारे बैठ गई और पन्ना दर पन्ना पलटने लगी। पहला पन्ना खोलते ही रंग बिरंगे मार्करों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शान का राज। माँ ने थोड़ी उलझन से त्योरी चढ़ाई और आगे बढ़ती रही। 12 जून, आज मेरा बर्थडे है। बहुत खुश हूँ क्योंकि माँ ने मुझे ये डायरी गिफ्ट में दी। ये पहली बार है जब माँ से बर्थडे गिफ्ट मिला है। सुना है दूसरे बच्चों के पास पासवर्ड वाली नोटबुक होती है, मेरे छोटे भाई के पास भी एक है। शायद मुझे भी इसमें लिखना चाहिए। मेरे ख्याल भी पन्नों के साथ पलट रहे थे, याद करते करते। बहुत बाद में पता चला कि ये पासवर्ड वाली नोटबुक वही थी जो उसके यांकू ने नहीं चाहिए थी। असल में उस दिन माँ को मेरा बर्थडे याद तक नहीं था, बस उसने मुझे नोटबुक पकड़ा दी और बात खत्म। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था। 16 जून, आज माँ ने मेरी पसंद की खट्टी मीठी पसलियां बनाई। स्कूल से लौटते ही खुशबू आ गई। मैंने बेसब्री से हाथ धोए और मेज पर बैठ गया, लेकिन माँ ने मुझे एक तरफ हट जाने को कहा, भाई के लौटने तक इंतजार करना। अचानक याद आया कि ये भी उसके यांकू की फेवरेट डिश है। आज उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। सुना था वो तीसरे नंबर पर आया, इसलिए माँ ने उसे इनाम दिया। मुझे अपना बैग उठाकर कमरे में जाकर होमवर्क करना पड़ा, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। होमवर्क खत्म करके अब भी जब ये लाइनें पढ़ता हूँ तो कुछ नाइंसाफी सी लगती है। जब मैं छोटा था तो मैंने भी स्पोर्ट्स डे पर सर्टिफिकेट जीते थे। कई बार हमेशा हर चीज में फर्स्ट आता था, लेकिन माँ ने कभी मुझे इनाम नहीं दिया। उस दिन जब मैं कमरे से बाहर निकला तो डैड माँ लिविंग रूम में भाई के साथ गिफ्ट खोल रहे थे। छोटे बड़े दर्जनों डिब्बों का पहाड़ लगा था। मैं उत्साहित होकर दौड़ पड़ा, लेकिन माँ ने बुरे मूड में मुझे भगा दिया। क्या देख रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हमेशा अपने भाई की चीजें छीनने की कोशिश मत करो। मैंने दूर से देखा और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके यांकों की खुशी पूरी तरह छाई थी। अचानक मुझे माँ की बनाई खट्टी मीठी पसलियां याद आ गईं। लेकिन जब डाइनिंग रूम में गया तो बस उनकी छोड़ी हुई जूठन पड़ी थी। शुशानियान, आज नौकरानी की छुट्टी है, खाकर बर्तन धो लेना। छोटा होने के नाते मैं एक स्टूल खींचकर सिंक के पास रखा और ध्यान से उनके छोड़े बर्तन और पतीले साफ किए। माँ ने एक साथ कई पन्ने पलट डाले। डायरी जो अब थोड़ी अटपटी हो चुकी थी, अचानक हाई स्कूल पर जा पहुंची। 28 अप्रैल, अब कुछ ही दिनों में 1 मई की छुट्टियां शुरू होंगी। आखिर थोड़ा आराम कर पाऊंगा। हाई स्कूल का तीसरा साल सचमुच बहुत थकाने वाला है। काश मैं भी अपनी यांकू की तरह इंटरनेशनल स्कूल जा पाता, लेकिन सोचता हूँ मेहनत का फल हमेशा मिलता है। जब किसी अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाऊंगा तो माँ को जरूर मुझ पर गर्व होगा। ये पढ़ते पढ़ते माँ ठिठक गई। बचपन से उसने हमेशा मेरे भाई को तरजीह दी। उसे जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए किंडरगार्टन से ही उसे इंटरनेशनल स्कूल भेज दिया, जबकि मैं हमेशा पब्लिक स्कूलों में पढ़ता रहा। जैसी उम्मीद थी, मैं शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल में दाखिल हो गया। लेकिन माँ इससे न खुश हुई, न ही गर्व महसूस किया, बल्कि मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। एक मामूली से हाई स्कूल की शिखी बघारने से क्या फायदा। तेरे डैड और मैं तेरी पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तुझे एहसान मानते हुए सबसे बेहतरीन नतीजे देने चाहिए। अगर तेरे अच्छे नंबर न होते तो कब का पढ़ाई छुड़ाकर काम पर लगा देते। एडमिशन लेटर हाथ में लिए मेरी सारी खुशी गायब हो गई। बस मायूसी रह गई। और उसका यांकू, माँ का चहेता। मैं अपने से कुछ साल बड़े कुछ गुंडों से दोस्ती कर ली और जिद करके पब्लिक स्कूल में ट्रांसफर ले लिया। वो जो पहले से ही खिलंदर था, ट्रांसफर के बाद हमेशा क्लास में लास्ट आता, लेकिन माँ ने कभी उसे डांटा नहीं। सबसे ज्यादा बस इतना कहती, मेरा बेटा बस सही सलामत रहे, इतना काफी है। 18 मई, मेरे भाई की हमारे स्कूल के गेट पर कुछ लोगों से लड़ाई हो गई। उसने अपने नए नए दोस्त बने गुंडों के साथ मिलकर इतना बवाल किया कि पुलिस आ गई।
न जाने क्यों मुझे भी थाने ले गए। जब माँ आई, मेरा भाई झट से उनकी बाहों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। मैं असमंजस में था, समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहा था। लेकिन माँ ने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया जो जलन से भरा था। मैंने गाल पकड़ा और समझाना चाहा, पर बात पूरी होने से पहले ही माँ ने एक और थप्पड़ मार दिया। मैं मार से सन्न रह गया। मेरे भाई ने आगे बढ़कर कहा कि मैंने जल्दी गर्लफ्रेंड बना ली थी। जब माँ ने वजह पूछी तो उसके यांकू ने मासूम चेहरा बनाया। माँ, भैया को मत मारो। दरअसल मुझे पता चला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और मुझे डर था कि माँ को पता चलेगा तो गुस्सा होगी। इसलिए मैंने अकेले ही उसे रिश्ता तोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन भैया को लगा कि मैं बेवजह दखल दे रहा हूँ और उसने किसी को बुलाकर मुझे पिटवा दिया। शुक्र है कुछ बड़े लड़कों ने बचा लिया और मुझे चोट नहीं आई। माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। आंखें फाड़ फाड़ कर बोली, शुष्यानयान, तुझे पता है तेरे जल्द ही फाइनल एग्जाम है और तू गर्लफ्रेंड बनाने में लगा है। अच्छी बात है तो सीखता नहीं, उल्टा लड़ाई झगड़ा करता है और अपने ही भाई को पीटता है। तू मरना चाहता है, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन आखिर में अपनी सफाई नहीं दे पाया। अब मैं इसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। वो आगे पन्ने पलटती रही। और भी कई मौके थे जब मुझ पर झूठे इल्जाम लगे। अचानक उसने त्योरी चढ़ाई और उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। 16 सितंबर, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। लेकिन अचानक माँ का फोन आया कि मैं छुट्टी लेकर घर वापस आऊं। पहुंचा तो पता चला कि मेरे भाई ने वो हरे जेट का कंगन तोड़ दिया जो दादी की निशानी था और माँ ने संभाल कर रखा था। तोड़ने के बाद उसने वापस डिब्बे में रख दिया। जब माँ को पता चला तो उसके यांकू ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मैंने माँ से कहा कि उसका यांकू झूठ बोल रहा है, लेकिन माँ ने मेरा यकीन ही नहीं किया, बल्कि उल्टा कहा कि मैं अपने भाई पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ और धमकी दी कि भविष्य का सारा खर्च बंद कर देंगी। डैड ने स्केल उठाकर मुझे बुरी तरह पीटा और कहा कि अब से मेरा कोई बेटा नहीं। माँ सन्न रह गई। शायद उसी पल से नए साल को छोड़कर मैंने यूनिवर्सिटी के 4 सालों में लगभग कभी घर का रुख नहीं किया। माँ मुझे एहसान फरामोश कुत्ता कहती थी जो पालतू नहीं बनता। अब आखिरकार उसे सच्चाई समझ आ गई। 5 अक्टूबर, आज दादी का 70वां जन्मदिन है। बहुत रिश्तेदार आए। मम्मी डैड ने भी ढेर सारे गिफ्ट तैयार किए, लेकिन दादी ने सबके सामने सोने के कंगन वाला गिफ्ट बॉक्स खोला तो अंदर से खाली था। उसका यांकू चिल्ला पड़ा कि मैंने उसे चुरा लिया। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे, शायद मुझे बेपरवाह कहकर गाली दे रहे थे। मम्मी डैड ने सबके सामने मुझे सख्त सबक सिखाया। मुझे अंदाजा था जरूर फिर से उसके यांकू की करतूत है, लेकिन इस बार मैंने सफाई नहीं दी, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि मम्मी डैड मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। इसका जिक्र करते ही मुझे आज भी वो दिन ऐसे याद है जैसे कल की बात हो, क्योंकि वो मेरी मम्मी डैड की दी गई सबसे बुरी पिटाई थी। मैं पूरे 15 दिन घर पर पड़ा रहा, बिस्तर से उठ नहीं पाया। मम्मी डैड ने मुझ पर मौके पर ही कंगन देने का बहुत दबाव डाला, लेकिन मैंने चुराया ही नहीं था, कहाँ से ढूंढता। घर पहुंचते ही डैड ने बेइज्जती महसूस करते हुए मुझे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैंने हाथों से सिर ढककर हल्के मारने की भीख मांगी, लेकिन मुझे अपनी आदत के उलट बिना रोए चिल्लाए देख डैड को और गुस्सा आ गया। उन्हें लगा मैं जानबूझकर जिद कर रहा हूँ, उनकी हदें लांघ रहा हूँ, तो बेल्ट निकालकर मेरे शरीर पर जोर जोर से बरसाई। मैं दर्द से चीखा, रहम की भीख मांगी, लेकिन वो मेरी गिड़गिड़ाहट सुन नहीं पाए, जैसे चाह रहे थे कि मेरी खाल उधेड़ दें। माँ एक तरफ खड़ी लगातार मुझे कोसती रही, सुशान्यान, अगर पहले पता होता कि तू अपने बाप और मुझे इतना नीचा दिखाएगा तो तुझे कभी पैदा ही नहीं करती। दूसरों के बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तू बस हमें शर्मिंदा करता है। तुझ जैसे बच्चे को इस दुनिया में दूसरों का नुकसान करने के लिए नहीं जीना चाहिए। उसके यांकू ने बगल से ताना मारा, मान, गुस्सा मत हो, शायद भैया की कोई छुपी मजबूरी हो। यह सुनकर डैड और भड़क गए। क्या छुपी मजबूरी हो सकती है? इसने तेरी माँ और मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बोलते बोलते डैड मुझे गाली देते रहे और पूरे 1 घंटे तक पीटते रहे। जब थक कर रुके तो मैं जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। अनजाने में मेरी आंख लग गई। जब जागा तो आधी रात हो चुकी थी। मैं अब भी ठंडे फर्श पर पड़ा था। पूरी ताकत लगाकर अपने आप को घसीटकर बेडरूम तक पहुंचाया। बिस्तर पर गिरते ही मुझे लगा शायद फिर कभी नहीं जागूंगा। इसके बाद लगातार 15 दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, उठ नहीं पाया। बहुत बाद में पता चला कि तब उसका यांकू जुए की लत में फंस चुका था। उसने अपनी दादी का कंगन चुराकर अपना कर्ज चुकाया था। ये पढ़ते पढ़ते माँ थोड़ी बेचैन हुई और उसने मेरी डायरी जोर से दबा ली। सालों की मेरी सारी बेगुनाही की सजाएं एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगीं। तब उसे पता चला कि उसके यांकू की वजह से मुझ पर इतनी बार झूठे इल्जाम लगे और मार पड़ी। उसकी यादों में जो बच्चा सिर्फ मुसीबत खड़ी करता था वो हमेशा गलत समझा गया। असल में शैतान तो उसका यांकू था, लेकिन मैं तो पहले ही मर चुका था। अब उसे पता चलने से क्या फायदा? अगर मैं अब भी जिंदा होता तो भी इतने सालों के इस नुकसान का क्या इलाज होता? ये सब तो मेरे दिल पर गहरे निशान छोड़ चुका था। माँ की आंख के कोने में गुनहगारी का एक आंसू चमका। वो और नहीं पढ़ना चाहती थी। उसने धीरे से मेरी डायरी बंद की, सीने से लगा ली, आंखें जोर से बंद कर ली और उसका चेहरा बहुत दर्द से भरा लग रहा था। मैं बिना आवाज के लगातार रो रहा था, लेकिन इस बार मैं न तो माँ को दिलासा दे सकता था न देना चाहता था। आखिर मैंने उसके चेहरे पर अपने लिए गुनाह की एक झलक देखी। मेरी मौत के बाद के दिनों में शियान अक्सर आती रही, इससे पहले कि माँ खुद को संभाल पाती। डोरबेल फिर बज उठी। माँ ने झट से आंसू पोंछे और दरवाजा खोलने गई। उसका यांकू भी उत्तेजित होकर बेडरूम से बाहर भागा और शियान के हाथ से झोला छीन लिया। दीदी आन, इस बार मेरे लिए क्या मजेदार चीज लाई हो? माँ ने
अपनी आदत के उलट उसे डांटा। शुशानयान, इतने बदतमीज नहीं होते, जाओ अपनी दीदी आन के लिए पानी लाओ। बोलते बोलते वो धीमे से बुदबुदाई, अभी अभी शानियान की डायरी पढ़ी, पता चला कि इतने सालों में तेरे डैड और मैंने उसे गलत समझा। माँ होने के नाते मैं बहुत लापरवाह रही। माँ और शिया की बातचीत सुनकर उसका यांकू बेचैन हो गया। कौन सी डायरी, ये कहकर गुनाह के डर से वो मेरे कमरे में भागा। माँ ने जो डायरी मेरे बिस्तर पर छोड़ी थी उसे उठाया और तेजी से पलटने लगा। उसके लिए डायरी मानो उसके गुनाहों का रिकॉर्ड थी। कुछ ही पन्ने पढ़ने के बाद उसने बुरी तरह उसे पूरा फाड़ डालने की कोशिश की। सुशानयान ने जानबूझकर ये लिखा ताकि तुम देखो। माँ ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उम्मीद के खिलाफ उसकी बातों में नहीं आई। बस बेपरवाही से जवाब दिया, अनान अभी यही है, औरों को हंसने का मौका मत दो। उसके यांकू को लगा कि उसने अपना आपा खो दिया है, तो नाराजगी से अपने कमरे में भाग गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। शियान ने ध्यान से माँ को सांत्वना दी, जो हुआ सो हुआ। आंटी, जुआनयान की आत्मा आसमान में जरूर आपको दोष नहीं देगी, हो तो गया, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। माँ ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, तुम ठीक कहती हो। अगर आनयान अच्छा बच्चा है तो वो इतनी छोटी सी बात पर बुरा नहीं मानेगा। अब कहते हैं कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन इतने सालों में न जाने कितनी बार उन्होंने मुझे बुरा बीज कहा। अब जब मैं मर चुका हूँ तब भी मुझसे शिकायत न करने को कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये वो तिनका था जिसने मुझे धीरे धीरे कुचला और आखिर में वो ट्रिगर था जिसने मेरी जान ले ली। अगर उन्होंने इतने सालों में अपने यांकू को लाड़ प्यार से न बिगाड़ा होता तो वो मुझे इतना बर्बाद नहीं करता। मेरी मौत में इस घर का हर कोई कातिल है। माँ को शांत करने के बाद शियान ने मेरे कमरे में जाने की बात कही। मैं कुछ उलझन में उसके पीछे पीछे गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और कमरे की हर चीज को ध्यान से देखने लगी। कमरा आलीशान नहीं था, बल्कि घर की शानो शौकत के मुकाबले एकदम बेमेल लग रहा था। मेरा कमरा छोटा नहीं था, लेकिन उसमें बस एक बिस्तर, एक अलमारी, एक मेज और एक बुकशेल्फ थी। शायद इसलिए कि मैं बचपन से उसे अपने अनुभव सुना चुका था। शियान को मेरी डायरी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसने मेरी अलमारी खोली जहां मेरे कुछ ही कपड़े टांगे थे। काफी खाली खाली लग रहा था, ज्यादातर पुराने मालूम पड़ते थे। एक लाल स्वेटर खासतौर पर नजर खींच रहा था। शियान ने बड़े ध्यान से वो स्वेटर अलमारी से बाहर निकाला। ये पिछले नए साल पर उसका दिया गया गिफ्ट था, जो उसने खुद बुना था, और उसके पास बिल्कुल वैसा ही एक था। वो हमेशा पूछती थी कि मैंने पहना क्यों नहीं, क्या मुझे पसंद नहीं। मैं बस सिर हिलाकर कहता था कि बाकी कपड़ों से मैच नहीं करता, लेकिन मुझ जैसे को, जिसे बस पहनने को कुछ मिल जाए, वही बहुत था। मैच की चिंता कौन करता, बस मैं उसे खर्च नहीं करना चाहता था। स्वेटर एक डस्टप्रूफ कवर के अंदर था। शियान ने उसे बाहर निकाला, मेरे बिस्तर पर बैठ गई। मेरा पहना हुआ स्वेटर गले लगाकर चेहरा दबा लिया और गहरी सांस ली, जैसे मेरी खुशबू का कोई निशान ढूंढना चाह रही हो। फिर वो धीमे से बुदबुदाई, शियानयान, तुम वहां ठीक तो हो ना? उसने बहुत हल्के से कहा, लेकिन मैंने साफ सुना। मुझे उलझन हुई। कुछ दिन पहले तो उसने कहा था कि वो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है और उसके यांकू के साथ रहना चाहती है। फिर आज मेरे लिए दुख क्यों जता रही है? इससे पहले कि मैं वजह समझ पाता, वो उठ खड़ी हुई और मेरे कमरे में खोजबीन करने लगी। उसने मेरी पढ़ी किताबों को ध्यान से देखा, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन न मिलने पर उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। लेकिन मुझ जैसे बेचारे इंसान के पास, जो एक मामूली जिंदगी जीकर मर गया, उसे देने के लिए क्या हो सकता था? मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद उसकी पसंद सही थी। कोई भी तो उसके यांकू जैसा इंसान चुनता, जिसे माँ बाप का प्यार मिला हो, खुशहाल परिवार हो, हैंडसम हो और अमीर घर का बेटा हो। मैं डेस्क की कुर्सी पर बैठ गया, एक हाथ पर सिर टिकाकर उस औरत को देखने लगा जिससे मैंने कभी गहराई से प्यार किया था। लगता है सचमुच मैं उसे कुछ नहीं दे सकता था। उसने अपनी मर्जी से मेरे सबसे बेबस वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे उस अनंत अंधेरे से बाहर निकाला। मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। उस वक्त मुझे लगा कि मुझसे बोझ उतर गया। मुझे उसे दोष देने का कोई हक नहीं था। शियान, बस ऐसे समझ लेते हैं कि उसने सचमुच मुझसे प्यार किया था और सब कुछ एक खूबसूरत गलतफहमी है। कम से कम इस तरह मैं सोच सकता हूँ कि ये दुनिया इतनी बेरहम नहीं। दरवाजा खुलने की आवाज आई। डैड वापस आ रहे थे। शियान ने जल्दी से खुद को संभाला और चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आई। डैड ने हाथ का सामान रखे बिना ही शियान को मेरे कमरे से निकलते देखा। पहले थोड़ी उलझन हुई, फिर गर्मजोशी से अभिवादन किया। अनान आ गई, और इस लड़के यांकू ने कितनी बदतमीजी की, बाहर आकर सलाम तक नहीं किया। बोलते बोलते वो अंदर आया और माँ को सोफे पर रोते रोते गुमसुम देखा। उन्हें लगा कि वो मेरी मौत के गम में हैं। डैड ने उनके कंधे पर हाथ रखा। दुखी मत हो। शियान हमेशा से मुसीबत खड़ी करने वाला लड़का था। अब जब चला गया तो हम ज्यादा चैन में हैं। शियान की मौजूदगी की वजह से माँ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी आह भरी। डैड ने जोश से शियान को बैठने को कहा और फिर उसके यांकू के कमरे के दरवाजे की तरफ 2 बार आवाज लगाई, यानू बाहर आओ और अपनी दीदी आन से थोड़ी बात करो। माँ ने हल्के से डैड की बांह खींची। हाँ, उसे और मत बुलाओ। डैड को ठीक से समझ नहीं आया, इस लड़के को क्या हो गया है, इतनी जल्दी सो गया। शियान ने माहौल को असहज होते भांप लिया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अंकल आंटी, अब देर हो रही है, मैं घर जाती हूँ। डैड ने पूरी मिठास से कहा। अच्छा, ध्यान से जाओ, घर पहुंचकर अपने अंकल को बता देना। डैड ने हमेशा शियान को बहुत अहमियत दी, और एक बार जो मेरी तारीफ की तो वो भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड होने की वजह से थी।
जब तक मैं जिंदा था, सिर्फ तब जब शियान मेरे साथ लौटती, डैड के चेहरे पर मुस्कान आती। अब इससे मुझे कोई हैरानी नहीं, बस एक पल को लगा कि डैड की नजरों में जो भी सामने आए, मुझे देखने से ज्यादा खुश कर देता है। शियान के जाने के बाद माँ ने मेरे कमरे में जाकर डायरी निकाली और गंभीर चेहरे से डैड को पकड़ा दी। देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। डैड ने त्योरी चढ़ाई और बिना पढ़े ही गाली देना शुरू कर दिया। सुशान, उस कमीने ने अब कौन सी शरारत की है? क्या उसका मर जाना काफी नहीं था? हमें अब भी उसकी मुसीबतें साफ करनी पड़ेंगी। शायद इसलिए कि माँ ने भी कभी डैड जैसी ही सोच रखी होगी। उसने आह भरी और कुछ नहीं कहा, बस एक तरफ चुपचाप इंतजार करती रही जब तक डैड पूरी डायरी पढ़ चुके। डैड एक एक पन्ना पलटते रहे। जैसे जैसे आगे बढ़े, उनका चेहरा और गंभीर होता गया। आखिरी पन्ने तक पहुंचकर डैड ने नोटबुक बंद की और माँ को अविश्वास से देखा। न जाने वो इतने सालों की मेरी बेगुनाही की सजाओं पर तरस खा रहे थे या फिर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका यांकू हमेशा जो मासूम दिखता था उससे इतना अलग हो सकता है। मैं वहीं खड़ा रहा, हालांकि डैड आम तौर पर रोज मुझे गाली देते और पीटते थे, यहाँ तक कि 100 गुना ज्यादा तीखे शब्दों से। लेकिन उन्होंने कभी अपने यांकू पर ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया था। हालांकि ये बस एक छोटा सा वाक्य था, उनकी सख्ती काफी थी रूह कौम देने के लिए। वो आंखें जो पहले से ही भेदती लगती थीं, उस वक्त तलवार की धार की तरह चमक रही थीं। मैं डरकर कुछ कदम पीछे हटा और सोफे के पीछे छुप गया, कहीं वो हाथ उठाकर मेरी आत्मा को एक ही झटके में खत्म न कर दें। उसका यांकू ने धीरे से दरवाजा खोला और शर्माता हुआ कमरे से बाहर निकला। डैड, कल मैं आपको समझाता हूँ। उसकी आवाज थोड़ी कौंप रही थी। इतने सालों में डैड ने हमेशा उसे लाड़ प्यार से पाला, कभी मारा नहीं, गाली तक नहीं दी। यहाँ तक कि जब पता चला कि उसने सूदखोरों से कर्ज लेकर जुआ खेला था, तब भी बस हल्की सी डांट लगाई। डैड को इस हालत में देखकर वो भी डर गया। पहले जब भी डैड मुझ पर गुस्सा होते, वो मजे लेता था और आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अब जब बारी उसकी आई तो पता चला कि डर किसे कहते हैं, लेकिन हकीकत तो सामान्य थी। डैड के लिए मुझ पर गुस्सा होना तो रोज की रोटी थी, और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि खुद डैड भी तो सुन्न हो चुके होंगे। डैड ने मेरी डायरी जोर से मेज पर पटक दी और बहाने बनाने की बजाय उसने गुनाहगारी और पछतावे का नाटक किया। सॉरी डैड, मुझे पता है मैंने गलती की। भैया की अंतिम यात्रा में मैं उससे ठीक से माफी मांग लूंगा। लग रहा था कि डैड के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़े, तो वो अचानक उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और लाड़ जताने लगा। क्या आप मुझे माफ कर देंगे डैड? आप चाहे तो मुझे जैसी सजा देनी है दे सकते हैं, या फिर मार भी सकते हैं। उसकी यांकू की बात खत्म होने से पहले ही डैड ने बाहों पर उठा ली, लेकिन उसकी यांकू ने बचने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि चाहे कुछ भी हो, डैड को उसे सचमुच मारने की हिम्मत नहीं होगी। और अब जब मैं मर चुका हूं, तो और भी वजह नहीं थी कि वो मुझ जैसे मुर्दे के लिए अपने खजाने को मारे। उल्टा माँ ने रिफ्लेक्स में डैड को पकड़ लिया। यांकू ने अपनी गलती मान ली है, और वैसे भी ये सब बेकार की बातें हैं। डैड, जो असल में उसके यांकू को मारने का इरादा ही नहीं रखते थे, ये सुनते ही बच निकले। बदमाश, अगर तुझे फिर कभी ऐसा करते देखा तो सचमुच तेरी खैर नहीं। हालांकि ये डांट थी। न जाने क्यों मुझे अब भी डैड का उसके लिए प्यार सुनाई दे रहा था। उसके यांकू ने जल्दी से जमीन से उठकर डैड को गले लगा लिया और लाड़ भरे अंदाज में बोला, मुझे पता था डैड सबसे अच्छे हैं, आपको मुझे मारते हुए जरूर दर्द नहीं होगा। डैड ने उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। अये, तू अपनी इस मीठी बोली से, काश तेरा भाई तुझ जैसा होता, इतना जिद्दी न होता तो इतने सालों में इतनी मार नहीं खाता। अय्या, अच्छा, अब उसके बारे में और नहीं बोलते। हाँ, अगर मैं उसके यांकू जैसा मीठा होता और मम्मी डैड को खुश करना जानता, तो शायद इतने सालों की पिटाई उसके हिस्से आती। लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि भाइयों के बीच इतनी चालबाजियां नहीं होनी चाहिए, और हमेशा लगता था कि मैंने कोई गलती नहीं की, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं। अब देखता हूं तो सिर्फ रोने वाला बच्चा ही कैंडी पाता है, और मैं बेगुनाह मरकर भी उसके यांकू के 2 मीठे बोलों जितना नहीं ठहरता। कुछ दिनों बाद गुनाह की वजह से माँ ने मेरा कमोबेश ठीक ठाक अंतिम संस्कार किया। कुछ दोस्त रिश्तेदारों के अलावा माँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर भी शामिल हुए। हालांकि अंदर अंदर वो मेरी मौत पर शक करते थे, लेकिन माँ के रौब के सामने सब मुस्कान बिखेर रहे थे, शालीनता से सलाम कर रहे थे। वो नर्स भी थी जिसने उस वक्त मेरी मदद की थी। हाथ में एक गुलदस्ता लिए वो मेरी कब्र के पास आई और धीमी आवाज में बोली, माफ करना, अगर उस वक्त मैं थोड़ी और हिम्मत दिखाती तो शायद तुम न मरते। वहां मौजूद सब लोगों में अकेली उसने थी जिसने मेरी मदद की, लेकिन सिर्फ उसने ही मुझसे माफी मांगी। जबकि माँ पछतावे का कोई निशान दिखाए बिना दूसरों को ऐसे समझा रही थी जैसे इससे अपना गुनाह धो सके। बच्चा सानय बचपन से बात नहीं मानता था, और इस बार पुरानी चुभन के चलते अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन आखिर में खुद ही अंजाम भुगत गया। सब जानते थे कि माँ मेरे भाई को तरजीह देती और उन्हें मेरी सालों की बेगुनाही की सजाओं का पता था, लेकिन कोई भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता था। बस माँ को सांत्वना देने का नाटक कर रहे थे, जिससे मुझे शक हुआ कि पिछले कुछ दिनों में क्या उसे सचमुच मेरे लिए चाहे जरा सा ही सही कोई गम हुआ था। इस शोरगुल के बीच अचानक पुलिस का सायरन बजा। पुलिस के एक दस्ते ने भीड़ को हटाया और सीधे माँ और मेरे भाई के पास पहुंचे। माँ हक्की बक्की वहीं जड़ हो गई। कॉमरेड पुलिस, आप किसे ढूंढ रहे हैं?
मुख्य पुलिस ने एक फोटो निकालकर मिलाया और बोला, माफ करें, क्या आप मिस मिंग्याली हैं? माँ ने सन्न होकर सिर हिलाया। पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट उसके सामने उठाया। तो आपको हमारे साथ चलना होगा। हमें शिकायत मिली है कि पद का दुरुपयोग, सार्वजनिक मेडिकल रिसोर्स का गलत इस्तेमाल, इलाज में देरी से मौत। छोटे भाई ने रोका, माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ तो समर्पित और ईमानदार रही है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो सबूत चाहिए। वो मुड़कर चिल्लाया, कौन? किसने मेरी माँ की शिकायत की? कोने में खड़ी नर्स ने आगे बढ़कर हिचकते हुए कहा, मैंने। उसके यांकू ने उसका गला पकड़ लिया। घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि पुलिस ने उसका उठा हुआ हाथ रोक लिया। सबसे ज्यादा हैरान मैं हुआ जब शियान, जो हमेशा माँ के साथ खड़ी रहती थी, आगे बढ़ी। और मैंने भी। माँ ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। आनान, तुम क्या कह रही हो? शियान ने नर्स के बगल में जाकर खड़े होते हुए माँ को गुस्से से देखा। सुशानयान को जिन जिन ने नुकसान पहुंचाया, आज वो सब अपनी सजा पाएंगे। उसके यांकू ने पुलिस से छूटकर शियान पर झपट्टा मारा। हमारे घर ने तुम्हारे साथ भी तो अच्छा किया, तुम हमें नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? और ऊपर से तुम हॉस्पिटल में काम नहीं करती, किस हक से कहती हो कि मेरी माँ ने गुनाह किया? ये तो मानहानि है। सहायक पुलिस ने झट से उसे जमीन पर काबू कर लिया। मुख्य पुलिस ने सख्त आवाज में चेतावनी दी, महाशय प्लीज शांत रहें, हम कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहे तो आपको भी ले जाना पड़ेगा। अगर सबूत चाहिए तो दिखा सकते हैं। ये कहकर पुलिस ने फोन निकाला और सबूत दिखाए कि माँ ने सालों अपने पद का इस्तेमाल करके मेडिकल रिसोर्स पर कब्जा जमाया। तुरंत ईकी के कमरे में कंसल्टेशन के लिए आओ। फिर पुलिस ने हॉस्पिटल का अंदरूनी सर्विलांस रिकॉर्ड दिखाया, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि उस दिन मैं ऑपरेशन रूम में अकेला पड़ा था, जबकि सारे डॉक्टर कहीं और बुला लिए गए थे। सबूत अकाट्य थे। माँ ढह गई, जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसके यांकू ने फटाफट उसे संभाल लिया। तभी एक पुलिस ने मुख्य के कान में कुछ फुसफुसाया। उसने दूसरी फोटो निकालकर ध्यान से उसके यांकू से मिलाया और गंभीर आवाज में बोला, मिस्टर शुयांकू, आप एक जानबूझकर हत्या के मामले में शामिल हैं, आपको भी साथ चलना होगा। पुलिस के शब्दों से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद हर कोई उलझन में पड़ गया, मैं भी। माँ के गुनाहों के बारे में तो सब कुछ जानते थे, लेकिन अचानक उसके यांकू पर हत्या का इल्जाम। सब चकरा गए। सिर्फ उसके यांकू बेचैन होने लगा। अचानक उसने उत्तेजित होकर चिल्लाया, झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम सबूत पेश कर पाओगे। इसके उलट बगल में शियान ने हल्की सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। किसने कहा कि मैंने शिकायत की? सिर्फ तुम्हारी माँ की? क्या तुम्हें अच्छी तरह नहीं पता कि तुमने क्या किया? हमेशा मासूम और पवित्र चेहरा बनाकर मत सोचो कि बच जाओगे। अगर किया है तो जरूर सबूत छोड़े होंगे। उसके यांकू पुलिस के काबू में गुस्से से सोच रहा था, शियानान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारे पास सबूत नहीं है। बिना सबूत के तुम और ये बकवास करते पुलिस वाले अंजाम भुगतोगे। शियान ने उसके यांकू के सामने झुककर लगभग नीचे से उसे देखा। पहली बात, मैं तुम्हारे भाई सुशानान की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी नहीं। मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। और दूसरी बात, क्या तुम्हें लगता है कि हर बार मैं तुम्हारे घर सचमुच तुम्हें देखने आती थी? तुम जैसे कमीने तुम्हारे भाई के 1000वें हिस्से के भी लायक नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? शियान के शब्दों पर सिर्फ उसके यांकू ही नहीं, बल्कि मैं भी बहुत चौंक गया। मैंने बेबसी से सिर हिलाया। कितनी मौकापरस्त औरत है। पहले जब देखा कि पूरा घर उसके यांकू को तरजीह देता है तो मुझे धोखा दे दिया। अब जब देखा कि माँ कानून के शिकंजे में आने वाली है तो अच्छा बन रही है। उसने तो पूरी तरह हाथ धो लिए हैं। अगर मैं ये सब न देख रहा होता तो उसकी झूठी बातों पर लगभग यकीन कर लेता। नहीं पता उसे कैसे खबर लगी कि माँ की शिकायत हुई है, लेकिन खैर आखिर में उसने मेरी एक बार मदद की। अगर उसकी शिकायत न होती तो शायद पुलिस इतनी जल्दी जांच नहीं करती। इससे पहले कि उसके यांकू कुछ रिएक्ट करता, पुलिस ने फिर से शांति से फोन उठाया। ये रिहायशी कॉलोनी के गैराज का सर्विलांस वीडियो है। फुटेज में दिखता है कि एक्सीडेंट से एक दिन पहले उसके यांकू चुपके से एक कार के पास पहुंचा और ब्रेक पैड खराब किए, बड़बड़ाते हुए, अमर जा। और वो कार ठीक वही थी जो मृतक सुशानयान की निजी गाड़ी थी। उसके यांकू का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस दिन माँ जिद करके बैठ गई कि मैं उसे ले जाऊं। मजबूरन वो मेरे साथ कार में बैठ गया। तब मुझे समझ आया कि कार में बैठते वक्त वो इतनी नर्वस क्यों था। बार बार मुझे याद दिलाता रहा कि धीरे चलाऊं। वो फिक्र नहीं थी, डर थी। मेरी बड़ी दीदी रोते रोते घुटनों के बल बैठ गई। यूं? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? शायद मुझे पता है क्यों। कुछ महीने पहले उसके यांकू ने जुए के लिए फिर से सूदखोरों से कर्ज लिया। आखिर में चुका नहीं पाया और बेबस होकर मुझसे मदद मांगने आया, लेकिन मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे। मैंने उसे पुलिस में सरेंडर करने की सलाह दी। वो घुटनों के बल बैठकर रोया और गिड़गिड़ाया कि मैं ऐसा न करूं। भैया, अगर रिपोर्ट करोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे हाथ काट लिए जाएंगे। प्लीज भैया, मेरी मदद करो। लेकिन मैं उससे और गलत राह पर नहीं जाने देना चाहता था, और भी नहीं चाहता था कि मम्मी डैड की इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो। मैंने सख्ती से मना कर दिया। मुझे अटल देखकर उसने एक शैतानी आइडिया सोचा। दर्द भरी आवाज में मुझे धोखा दिया, ठीक है भैया, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या मुझे मानसिक तैयारी के लिए 2 दिन दे सकते हो? मैंने उसे इतना बेचारा देखा कि एक बार फिर पिघल गया और मान गया। लेकिन किसे पता था कि वो मुझे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए मुझे मार डालना चाहेगा। इसके बाद
पुलिस ने मेरी ट्रैवल रिकॉर्डर का एक और वीडियो निकालकर माँ के सामने रख दिया। देखो, ये वो बेटा है जिसे तुमने मेडिकल रिसोर्स जुटाकर इलाज में देरी करके मार डाला। वीडियो में एक्सीडेंट के उस पल सच्चाई न जानते हुए मैंने सहज वृत्ति से अपने छोटे भाई को बचाया, अपने शरीर से ढेंक लिया। जोरदार टक्कर, मेरी कराह और आखिर में मेरी धीमी पड़ती सांसें वीडियो के जरिए शांत अंतिम संस्कार में साफ साफ गूंजने लगी। वीडियो खत्म होते ही पुलिस ने होशियारी से उसके यांकों के हाथ पीठ के पीछे करके हथकड़ी लगा दी। सच्चाई जानकर मम्मी डैड और मेरी बड़ी दीदी ने उसके यांकों को अविश्वास से देखा। सब एकदम सन्नाटे में डूब गए। जैसे ही उन्हें होश आया, माँ ने झपट कर उसके यांकों के कपड़े जोर से पकड़ लिए। उसकी आवाज तीखी और बिगड़ चुकी थी। शुयांकू, तुम एक कातिल हो। कितने बुरे हो तुम, अपने सगे बड़े भाई के खिलाफ भी। इतने सालों में उसने हमेशा तुम्हारे आगे हार मानी, कितनी बेगुनाही की सजाएं झेली। ये बच्चा कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? सब तुम्हारी और तुम्हारे डैड की गलती है। हमने तुम्हें बिगाड़ बिगाड़ कर बर्बाद कर दिया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। माँ बोलते बोलते और भावुक हो गई और उसने उसकी यांकू को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इतने सालों में पहली बार था जब मैंने माँ को उसे मारते देखा। उसके यांकू को लगा कि वो बच गया, लेकिन डैड ने जोर से एक लात मारी। साफ था कि ये वार डैड ने पूरी ताकत से किया था। हथकड़ी बांधा, उसका यांकू जोर से जमीन पर गिरा और दर्द से चीख उठा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चुनौती और बदले की भावना लिखी थी। जैसे ही डैड ने दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया, पुलिस ने रोक दिया। वो जोर जोर से हंसा, फिर सिर घुमाकर माँ की आंखों में देखा। अब उसमें जरा भी मासूमियत नहीं बची थी, सिर्फ पागलपन की खुशी और पूरी तरह बिगड़ चुका चेहरा था। मुझे बुरा कहती हो, ये तो तुमने ही सिखाया। मैं कातिल हूँ। एक्सीडेंट के दिन जिसने सारे डॉक्टर मेरे कमरे में बुलाकर मेरा वक्त पर ऑपरेशन नहीं होने दिया, वो तुम थी ना। अगर तुम नहीं होती तो मैं उसे इतनी आसानी से मार पाता। मेरी प्यारी माँ। उसका बोलने का अंदाज पूरी तरह अलग था, उस मासूम सफेद खरगोश के रूप से बिल्कुल जुदा। इस वक्त वो बिना जज्बात के किसी दरिंदे जैसा लग रहा था, अपनी सगी माँ के लिए भी। उसके यांकू के शब्द माँ के दिल में लाल गर्म सुई की तरह धंस गए, बार बार हिलाए जा रहे थे। माँ का शरीर फौरन अकड़ गया, जैसे बीते सब गलतफहमियां और पूर्वाग्रह जंजीरों में बदलकर उसकी रूह को बांध रहे हों और एक बहुत बड़ा गुनाह उसे बेरहमी से मार रहा हो। ये देर से जागी समझ अपने ही बेटे द्वारा खाए जाने के दर्द के साथ मिलकर आखिरकार उसे ढा गई। माँ ने अपने बाल जोर से पकड़ लिए, आंखें बेतहाशा फाड़ ली, सिर हिलाते हुए बुदबुदाने लगी। नहीं, हमेशा बिना सोचे समझे, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए अगर बहुत साफ और तर्कपूर्ण थी। उसके यांकू के चेहरे के भाव धीरे धीरे बिगड़ते गए, एक मायूसी और निराशा की मुस्कान। मेरी प्यारी माँ, मैंने चाहे कितनी भी सावधानी से योजना बनाई हो, आपके बिना तो पूरी नहीं हो सकती थी ना। तो आखिर में सारा श्रेय आपकी काबिलियत को जाता है। उसके यांकू के शब्द जो तारीफ की तरह लग रहे थे, सबसे क्रूर अभिशाप की तरह थे, जिससे माँ शर्म और मायूसी से भर गई। माँ को आखिरकार एहसास हुआ कि इतने सालों में उसकी गलतियां कितनी बेतुकी थीं, कितनी नामाफ करने लायक थीं। वो जमीन पर गिरकर घुटनों के बल बैठ गई और खुद को एक जोरदार और गूंजता हुआ थप्पड़ मारा। माफ करना शियानयान, सब मेरी गलती है। इतने सालों में मैंने तुम पर झूठे इल्जाम लगाए। मुझे मर जाना चाहिए। वो मेरी कब्र की सिल्ली तक घिसटती घिसटती गई, मेरी ठंडी सिल्ली को जोर से गले लगाकर मेरी उस फोटो पर हाथ फेरने लगी जिसमें मैं हल्की सी मुस्कान लिए था। जाग जाओ प्लीज शियानयान, माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से माफी मांगती है। क्या तुम्हें विदेश पढ़ने नहीं जाना था? माँ तुम्हें पैसे देती है, माँ तुम्हें भेज देगी। नहीं नहीं, माँ तुम्हारे साथ चलेगी। ठीक है, माँ ने गलती की, माँ ने सचमुच गलती की। मैंने सहज ही आंसू पोंछना चाहा, लेकिन अचानक एहसास हुआ कि अब मैं रो भी नहीं सकता। माँ, अब मेरी वो इच्छा नहीं रही। अगर दोबारा जी पाता तो बस एक चीज चाहता कि तुम और तुम्हारा अच्छा बेटा मुझसे दूर रहो। माँ ने बात खत्म करते ही मेरी सिल्ली पर अपना सिर दे मारा। वो धीमी सी आवाज रूह कैंपा देने वाली थी। पुलिस ने झट से माँ को उठा लिया, लेकिन उसके माथे का लाल खून मेरी उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर धब्बा लगा गया। बादलों से घिरे आसमान के नीचे वो लाल रंग इतना चमकीला था जैसे जब मैं पैदा हुआ था और माँ मुझे गोद में लिए थी और सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, उतनी ही तेज। काश माँ की माफी थोड़ा पहले आती तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस दुनिया में माँ के प्यार की जरा सी गर्माहट महसूस कर पाता। लेकिन ये सब बहुत देर से आया। अब मैं मर चुका हूँ और मेरा दिल भी। वो चाहे कुछ भी कहें, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन माँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस मैं इतने सालों की अपनी सब बेगुनाही की सजाओं से समझौता नहीं कर सकता। और तो क्या, ये मंजूर नहीं कर सकता कि मेरी अपनी माँ ने मुझे ऑपरेशन टेबल पर उस बेबसी के साथ मरने दिया। थोड़ी देर के हंगामे के बाद पुलिस माँ और मेरे भाई को ले गई। डैड और मेरी दीदी को भी जांच में सहयोग के लिए ले जाया गया। जिस नर्स ने माँ की शिकायत की थी वो मेरी सिल्ली के पास आई और कुछ देर चुप खड़ी रही। जाने से पहले उसने एक वाक्य छोड़ा, इस बार मैंने हिम्मत दिखाई। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वालों को सबको ले गए। मुझे भरोसा है कि कानून तुम्हें सही जवाब देगा। शायद एक नई नर्स होने के नाते उसे हर मरीज पर तरस आता था। हमेशा सोचती थी कि मरीज की मौत इसलिए हुई कि उसने पर्याप्त कोशिश नहीं की। मैंने उसे देखा और उसमें अपना वो चेहरा दिखा
जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, भोला और दयालु, मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और चुपचाप कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, आगे बढ़ो। अफसोस कि मैं सिर्फ एक आत्मा था, वो न तो मुझे महसूस कर सकती थी, न सुन सकती थी। जब सब चले गए, मेरी गर्लफ्रेंड शियान अकेली मेरी सिल्ली के सामने आई। जैसे ही मैं जाने को हुआ, मैं रुक गया। मुझे उत्सुकता थी कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन वो वहां 10 मिनट तक बिना हिले डुले खड़ी रही। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, बस मेरी सिल्ली पर लगी फोटो को घूरती रही। अचानक उसने अपनी बांह चढ़ाई और उंगलियों के पोरों से बड़े ध्यान से वो खून का धब्बा साफ किया जो माँ ने मेरी फोटो पर छोड़ा था। साथ ही धीमे से बुदबुदा रही थी, जैसे मुझसे बात कर रही हो। अब तुम शांति से जा सकते हो ना? मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्या वो मुझे देख सकती थी? मैं उसके सामने काफी देर तक इधर उधर उड़ता रहा, जानबूझकर हाथ तक हिलाया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से लगा कि उसकी नजर तो अब भी सिल्ली पर ही टिकी थी। शायद उसने अंदाजा लगाया होगा। हालांकि सोचने पर, अगर वो सचमुच मुझे देख सकती तो पहले मेरे सामने वो हर्ट करने वाली बातें कैसे कहती? शायद ये सिर्फ एक देर से जागी इच्छा थी मेरे लिए, जो अब नहीं हूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शियान का अभी का व्यवहार गुनाह के कारण है, या अब भी मेरे लिए उसके दिल में थोड़ा प्यार बाकी है। जवाब नहीं जानता, और शायद कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन जानना भी नहीं चाहता। मैं बेहतर समझता हूँ कि उसने सचमुच कभी मुझसे गहरा प्यार किया था, और ये सब एक खूबसूरत गलतफहमी है। कम से कम इस तरह मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये दुनिया इतनी बेरहम नहीं। आधे महीने से ज्यादा बाद मुकदमे का फैसला आया। उसके यांकू को जानबूझकर हत्या के लिए ठोस सबूतों और बेहद गंभीर परिस्थितियों में मौत की सजा सुनाई गई। मां को पद के दुरुपयोग से मौत का कारण बनने और लंबी अवधि के अनियमित कार्यों के लिए उम्र कैद, राजनीतिक अधिकारों से आजीवन वंचित रखने की सजा मिली। शायद इसलिए कि बड़ा बदला पूरा हो गया। मेरी आत्मा आजाद हो गई, अब माँ के साथ बंधी नहीं रही। मैं अपनी मर्जी से उड़ सकता था, जहां जाना चाहूं जा सकता था। मेरी पहली मंजिल वो जेल थी, जहां मौत की सजा वाले कैदी रहते हैं, जहां उसका यांकू था। एक मौत की सजा पाए कैदी की तरह उसे एक अंधेरी और सुनसान कोठरी में रखा गया था। वो छोटा मालिक जो कभी पूरे घर का लाडला था, अब बदहाली में पड़ा था, खास तौर पर अकेला और दयनीय। आखिरी सजा के इंतजार के उन दिनों में उसका यांकू मौत के डर में जी रहा था। गार्ड रोज जो खाना लाते, वो ज्यादातर अछूता रह जाता, वो सब जमीन पर उलट देता। उसका वजन इतना घट गया कि पहचानना मुश्किल था। आंखें धैंस गई थीं, मानो थोड़े ही वक्त में 20 साल बूढ़ा हो गया हो। अब उसके पुराने घमंड का कोई निशान नहीं बचा था। पहले माँ, डैड और मेरी दीदी बहुत परेशान हो जाते, दुनिया की सारी अच्छी चीजें उसके सामने रख देना चाहते, लेकिन अब कोई उसे देखने आना नहीं चाहता था। डैड मुश्किल से खुद को बचा पाए, मेरी दीदी उससे बचती फिरती, और माँ उससे हड्डियों तक नफरत करती। मैं उड़ता हुआ उसकी कोठरी में गया, हवा में चुपचाप तैरता हुआ, उसे एक कोने में सिमटा, बाहों में सिर दबाकर कौंपते देखता रहा। फायरिंग स्क्वाड द्वारा सजा के दिन मैं चुपचाप फांसी के मैदान पर उड़ता रहा, जैसे कोई बेपरवाह दर्शक। गोली चलने के उस पल मैंने उसका शरीर जोर से ऐंठते देखा। उसके चेहरे पर बेहद डर छा गया। भैया, भैया। उसकी आत्मा ने एक ताने भरी हंसी हंसी, उसकी तीखी और बेसुरी आवाज, क्या तुम हो? तुम चले नहीं गए? पास मत आओ। वो अपनी अर्धपारदर्शी बाहें पागलों की तरह हिलाते हुए चिल्लाया। मुझे हटाना चाहता था, लेकिन बस बेकार में मेरे शरीर को पार कर जाता। सुशांत नयन, माफ करना, जानता हूं गलत है, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। वो बेतरतीब सिसकियों के बीच चिल्लाता और भीख मांगता रहा। बहुत बुरा लग रहा था, जिंदा रहते दिखाई गई बनावटी आज्ञाकारिता और दया से बिल्कुल अलग। मैंने उसे देखा और मेरे अंदर सिर्फ शांति थी, यहां तक कि हंसी आना चाहती थी। तुझे मारूंगा, मैंने हिकारत से कहा। आत्माओं के बीच संवाद के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। क्या तू पहले ही मर नहीं चुका? उसका यांकू ने अचानक सिर नीचे किया, जमीन पर पड़ी अपनी लाश को देखा, खुद अपनी अविश्वास से चेहरा छुआ, फिर छाती, लेकिन उसका हाथ सिर्फ खालीपन से टकराया। मैं सचमुच मर गया, ये मुमकिन नहीं, ये कोई सपना है। सपना? वो हकीकत मानने से इनकार कर रहा था। उसकी आत्मा जोर से कौंप रही थी। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वो क्या महसूस कर रहा है। आखिर जब मैं आत्मा बना था तो मैं भी खोया खोया और उलझा हुआ था। कई यादें धुंधली थीं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसे ही चकराया सा बिना दिशा के चला जाए। मैं उड़ता हुआ उसके पास गया, एक एक शब्द करके साफ साफ उसे याद दिलाया। तू भूल गया, आज तेरी फायरिंग स्क्वाड से सजा का दिन है। तूने हत्या की, अपने सगे भाई की। अब कानून की बारी है तेरा फैसला करने की। नहीं, उसका यांकू ने सिर पकड़ लिया, एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। पिछली जिंदगी की यादें सुनामी की तरह उसकी नई पैदा आत्मा की चेतना में घुस आईं। उसने झटके से सिर उठाया, उसकी आंखें मुझ पर गड़ गईं, खून की लाल डोरियों से भरी और पूरी तरह पागलपन और आतंक से। तब जाकर उसे साफ एहसास हुआ कि वो मर चुका है और ये एक न्यायोचित सजा है। बेकार की मौत, सबने छोड़ दिया। उसने एक भयानक हंसी छोड़ी जिसमें अनंत पछतावा था। उसकी आत्मा जैसे कोई फूटा गुब्बारा जोर से कौंपी और ऐंठी, और फिर हल्की सी आवाज के साथ मेरी आंखों के सामने पूरी तरह बिखर गई, रोशनी के कणों में बदलकर हवा में गायब हो गई। पूर्ण विनाश, हमेशा के लिए दंडित, फिर कभी पुनर्जन्म नहीं। जिसने मुझे मौत के घाट उतारा, उसे इस तरह खत्म होते देख 20 सालों से ज्यादा वक्त से दबी मेरी शिकायत जैसे थोड़ी सी हल्की हुई।
मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी कल्पना की थी, बस एक खालीपन और बहुत बड़ी शांति थी। फिर मैं उस जेल गया जहां माँ थी। बाद में उसे शहर के साइकेट्रिक हॉस्पिटल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भेज दिया गया। हालांकि उसे मौत की सजा नहीं हुई, लेकिन शायद बाकी जिंदगी इन 4 सफेद दीवारों और लोहे की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। माँ हर रोज अपने कमरे में वो सबसे क्रूर मानसिक यातना झेलती जो एक माँ झेल सकती है। उसकी मानसिक हालत आती जाती रहती। जब ठीक होती तो बिस्तर पर बिना हिले बैठी रहती, खिड़की से बाहर खोई नजरों से देखती, मेरा नाम बुदबुदाती या मेरे बचपन के टुकड़े बोलती। जब खराब होती तो रोती, हंसती, दौड़ती, चिल्लाती। कभी कभी पास आने वाले मेडिकल स्टाफ पर हमला कर देती, कभी पागलों की तरह हाथों से अपना सिर और छाती पीटती। कई नर्स मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पाती। मैं दिन ब दिन चुपचाप उसके पास खड़ा रहता, नहीं जानता कि मैं वहां क्यों रहता। शायद इसलिए कि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, या शायद मेरे दिल की गहराई में अब भी माँ के लिए लगाव और उत्सुकता का कोई टुकड़ा बाकी था। ये देखने की चाह कि वो शख्स आखिर में क्या बनेगी। लेकिन अब उसे इस हालत में देखकर, जो नई इंसानी थी न भूतिया, मेरे अंदर कुछ हिलता नहीं था। बस कभी कभार एक ख्याल आता, कितनी दयनीय है। बाद में उसकी हालत थोड़ी स्थिर होती दिखी। उसने एक अजीब सी आदत विकसित कर ली। जब भी किसी को देखती तो उसकी बांह पकड़ लेती और गर्व और कल्पना मिले लहजे में कहती, मेरे बेटे का नाम शूशान नयान है, वो बहुत कमाल का है, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था, अब वो विदेश में पढ़ रहा है ना, जब पढ़ाई खत्म करके वापस आएगा तो उसे मिलवाऊंगी। वो लंबा और हैंडसम है, बचपन से बहुत समझदार था, बहुत फर्माबरदार। कभी कभी उसे थोड़े पल की होशियारी भी आती। उन पलों में वो असामान्य रूप से शांत हो जाती, बस बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ जाती, अपने कौंपते हाथों को या खाली जगह को घूरती, जबकि आंसू चुपचाप बड़े बड़े बहते रहते। मैं महसूस कर सकता था कि वो होशियारी के पल उसके लिए पागलपन से ज्यादा दर्दनाक थे। सब गलतियां जो सुधारी नहीं जा सकती। अपने ही बेटे का कर्ज और हत्या उसके दिल में अनंत पीड़ा बनकर रह गए। इस तरह न जाने और कितना वक्त बीत गया, यहाँ तक कि मैं भी एक आत्मा होकर थोड़ा ऊबने लगा। अचानक मेरा बाहर निकलने, घूमने, इंसानों की दुनिया देखने का बहुत मन हुआ, जिसे मैंने इतनी जल्दी छोड़ दिया था। अच्छे से जी नहीं पाया था। लेकिन जब बाहर उड़ा, गुलजार सड़कें, भीड़, ये घर पूरी तरह अपनी घरेलू शक्ल खो चुका था, ठंडा और बदहाल हो गया था। मेरी दीदी के गंदे कपड़े चारों तरफ बिखरे थे, आधी खाई टेकअवे के डिब्बे कॉफी टेबल पर ढेर थे, और किचन के सिंक में बर्तनों का ऊंचा ढेर लगा था, जिसमें से हल्की बासी बदबू आ रही थी। जैसे ही मैं सोच रहा था कि मेरी दीदी शुआनिन, जो हमेशा दूसरे शहर काम करती थी, अब भी यहीं क्यों है, जाने का नाम नहीं ले रही। मैंने उसके बेडरूम से फोन पर एक आदमी की गर्वीली आवाज सुनी, जो पहले शानदार और अडिग डायरेक्टर थी, अब बड़ी गिड़गिड़ाहट भरे लहजे में बात कर रही थी। डायरेक्टर झान, डायरेक्टर वान, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। वो सब मेरे मम्मी डैड ने किया, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं उन जैसी नहीं हूँ, वो रिपोर्टें सब झूठी हैं। इतने सालों में कंपनी में मेरा प्रदर्शन देखिए, प्लीज मुझे नौकरी से न निकालें, ठीक है? मुझे सचमुच इस काम की जरूरत है। मेरी दीदी की सिसकियों के बीच की बातचीत से मैंने जानकारी जोड़ ली। मीडिया ने हमारे परिवार के मामलों की विस्तृत रिपोर्टिंग की थी, जिससे जबरदस्त सामाजिक ध्यान और जनता की राय का तूफान उठा था। मेरी दीदी की कंपनी पर जनता की राय और अंदरूनी जांच के दबाव में उसे पहले ही निकाल चुकी थी। कहा जाता है कि उस वक्त कई गुस्साए नेटिजन और न्याय की भावना रखने वाले लोग उसकी कंपनी के सामने बैनर लेकर जमा हो गए थे। एक पक्षपाती परिवार के सहयोगियों के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे थे। एक उच्च अधिकारी होने के नाते उसकी छवि कंपनी के साथ गहराई से जुड़ी थी, इसलिए कंपनी खुद को बचाने के लिए बस उसे बलि का बकरा बना सकती थी। और उसके यांकू का नाम इस क्षेत्र में पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने जितने भी रिज्यूमे भेजे, सब बेकार गए। कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति को रखने की हिम्मत नहीं करती जो पीआर संकट खड़ा कर सकता था। कोई और रास्ता न होने पर मेरी दीदी लगातार फोन लगाती रही, अपने पुराने बॉस और सहकर्मियों से गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सिर्फ ठंडे इनकार मिले या सीधे फोन काट दिया गया। अंदर ही अंदर वो भी जानती थी कि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं दिखता था। फोन रखने के बाद मेरी दीदी अस्त व्यस्त बिस्तर पर ढह गई, खाली नजरों से छत को घूरने लगी। उसके चेहरे पर हार के कगार की सुन्नता थी। शायद अब वो ये भी नहीं जानती कि अपनी नाराजगी किस पर निकाले। मेरी दीदी से ज्यादा दयनीय थे मेरे डैड, जो पहले बिजनेस की दुनिया में एक शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी के अडिग प्रेसिडेंट थे, अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। इस शानदार विला में कैद थे जो धीरे धीरे जेल में बदलता जा रहा था। जब से हमारे परिवार के मामले पूरी तरह सामने आए, डैड की कंपनी के शेयरों की कीमत लगातार गिरनी शुरू हुई, बिना रुके। दूसरे डायरेक्टरों और शेयरधारकों ने सारा दोष और नुकसान का गुस्सा उन पर डाला। उनकी अच्छी पारिवारिक शिक्षा न होने और कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए आलोचना की। इस सब का सामना करने में असमर्थ डैड ने भागना चुना। अब कंपनी नहीं जाते थे, पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहते, अकेले शराब की बोतलों के सहारे। जमीन पर खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं, पैर रखने की जगह तक नहीं थी। शराब की तेज गंध और सड़े खाने की खट्टी बदबू हवा में मिल गई थी। लेकिन दूसरी कंपनियों के प्रतिनिधि जो मुआवजा मांग रहे थे, या पत्रकार जो आखिरी खबर की कीमत निचोड़ना चाहते थे, वो उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? हर दिन विला के दरवाजे पर जमा हो जाते,
पागलों की तरह डोरबेल बजाते, दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाते और जोर जोर से गालियां देते। डैड तंग आकर चिढ़ गए। उन्होंने जो कुछ तोड़ सकते थे तोड़ डाला, अपना मोबाइल फोन भी। लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। एक तरफा संपर्क काटने से और लोगों को गुस्सा आ गया। कुछ नेटिजन जो मेरे लिए न्याय करना चाहते थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया और उनके घर के दरवाजे पर चटकीला लाल रंग फेंक दिया। साथ ही बड़े बड़े अक्षरों में जहरीले नारे लिख दिए, जैसे कातिल बाप या पक्षपाती बुरी मौत मरे। डैड, जो हमेशा इतने रौबदार थे, ऐसा सड़क छाप बर्ताव कैसे बर्दाश्त करते? कई बार गुस्से में उन्होंने खून से लाल आंखों से मुख्य दरवाजा खोला और पागलों की तरह भीड़ को जाने के लिए चिल्लाए, यहां तक कि काबू खोकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन इससे बस एक पल की चुप्पी मिलती, जिसके बाद और भी बड़ा हमला, गालियां और रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हो जाता। कोई और रास्ता न होने पर डैड ने सब खत्म करने का सोचा, लेकिन उनके घर का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद था। उन्हें चुपके से छत पर चढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। इस तरह दिन ब दिन वो शराब के नशे और बाहर से लगातार हो रहे उत्पीड़न में डूबे रहते। सबसे गहरे अंधेरे में मौत को जिंदगी से बेहतर समझते। अपनी आखिरी नशे की हालत के बाद चकराई हुई हालत में उन्होंने सिर उठाया और उनकी धुंधली नजर अचानक और सीधे मुझसे टकरा गई, जो कमरे में आधी ऊंचाई पर तैर रहा था। डैड ने झटका खाया, हाथ की बोतल जमीन पर धम्म से गिर पड़ी। उन्होंने जोर से आंखें मली, मेरी तरफ घूरकर देखा और सूखी भारी आवाज में अविश्वास से कौंपते हुए बोले, श्यानयान, श्यानयान, क्या तुम हो? मैं घबरा गया कि वो इतने नशे में हैं कि उन्हें भ्रम हो रहा है। मैं वहीं जम गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन डैड बिस्तर के किनारे से लड़खड़ाते हुए उठे और मेरी तरफ चले। उनके हाथ में अब भी अनजाने में एक आधी खाली बोतल थी। डगमगाते कदमों से वो मुझसे 1 मीटर से भी कम दूरी पर रुके। अपनी धुंधली आंखें सिकोड़कर मुझे उलझन से देखा। काफी देर तक घूरते रहे, जब तक अचानक एक मुस्कान नहीं बिखेरी और ऐसी हंसी छोड़ी जो रोने से भी बदतर थी, और भी तीखी हंसी। हा हा हा, सचमुच तुम ही हो मेरे अच्छे बेटे, तुम वापस आ गए, मुझसे जान लेने आए हो। लग रहा था कि उन्हें थोड़ा होश आ गया। वो अस्त व्यस्त बिस्तर के किनारे पीठ के बल गिर गए, सिर उठाकर शराब का एक और घूंट भरा, फिर सिर झुकाकर अपने हाथों को देखते हुए खुद से बुदबुदाने लगे, श्यानयान, डैड तुमसे माफी मांगता है। डैड मानता है। उन्होंने मेरी तरफ वो हाथ बढ़ाए जो कितनी ही बार मुझ पर उठे और गिरे थे, मेरे खून और आंसुओं से सने हुए। बेवकूफ बच्चा, जरा देख। उनके लहजे में एक अजीब सा प्यार था। फिक्र मत करो, डैड अब तुम्हें और नहीं डांटेगा। जो मरना चाहिए था वो मैं हूं। मैं नालायक बाप हूं। मुझे एहसास हुआ शायद वो सचमुच मुझे देख सकते थे। मैंने उनकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर देखा। डैड की नजर मेरे हाथ की हरकत पर गई और फिर उन्होंने मुझे हद दर्जे की कड़वी मुस्कान दी। हिलाना बंद कर, डैड सचमुच तुम्हें देख सकता है। डैड का ये ध्यान और प्यार 20 साल से ज्यादा देर से आया। मुझे गर्माहट नहीं, बल्कि तेज असहजता और बेचैनी हुई। डैड, मैंने मुंह खोला, चुपचाप उस अनजान और भारी संबोधन को पुकारा। डैड, उस काल्पनिक पुकार पर उनके शराब से लाल चेहरे पर लगभग संतुष्ट सी नरमी आ गई। अय, डैड ने तुम्हें सुन लिया। श्यानयान, तुम अब भी मुझे अपना डैड मानने को तैयार हो। बस इतना काफी है और कुछ नहीं चाहिए। मुझे काफी देर तक चुप देख। डैड अपने आप बुदबुदाते रहे, जैसे बहुत दिनों से रोके हुए थे। आखिर किसी को पा लिया जिस पर दिल हल्का कर सके। श्यानयान, क्या तुम डैड से नफरत करते हो? मैं थोड़ी देर खामोश रहा और फिर जोर से सिर हिलाया। मैंने उनसे नफरत की, जाहिर है नफरत की। वो बेल्टों की मार जो मेरे शरीर पर पड़ती थीं, वो गालियां जो हड्डियों तक चुभ जाती थीं, वो दिन रात पक्षपात और बेइज्जती से भरे। मैं नफरत कैसे न करता। डैड ने शराब का एक और घूंट भरा। तीखा तरल जैसे उनका गला और दिल जला रहा था। और अब सिर्फ मायूसी बची है। मैंने गंभीरता से सोचा। नफरत उनकी सजा और मेरी भटकती आत्मा के साथ धीरे धीरे खत्म होती दिखी, लेकिन सबसे करीबी लोगों द्वारा पूरी तरह छोड़ दिए जाने की वो बर्फीली अनुभूति, बाप की भूमिका से पूरी मायूसी मेरी आत्मा में और गहरी हो गई। मैंने फिर बहुत जोर से सिर हिलाया। इस बार मुझे अब उनसे डर नहीं लगता। शायद इसलिए कि जानता था कि मैं आत्मा हूं और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या शायद मौत देखकर और ये सब झेलकर मैं निडर हो गया था। डैड ने मुझे महसूस करते देखा और रोने से भी बदतर चेहरा बना लिया। एक सिगरेट जलाई और फैलते धुएं के बीच सिर हिलाया। मायूसी सही है। अगर तुमने न कहा होता तो डैड को यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं, डैड मानता है। उन्होंने धुएं का गहरा कश खींचा। उनकी नजर खिड़की के बाहर अनंत अंधेरे में खो गई। डैड तुमसे वादा करता है, अगले जन्म में मैं एक अच्छा बाप बनूंगा। इस जन्म का सारा प्यार तुम्हें लौटाऊंगा जो तुमसे छीना। मैंने सिर हिलाया, चुपचाप होठों से कहा, जरूरत नहीं। अगले जन्म में मैं अपना बाप बदलना चाहता हूँ। डैड का सिगरेट पकड़ने वाला हाथ अचानक हिला। राख उनकी पैंट पर गिरी। उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने कुछ सेकंड मुझे घूरकर देखा, फिर एक और कश खींचकर, जैसे पूरी तरह पिचक गए हों, पूरी तरह झुक गए और भारीपन से सिर हिलाया। अच्छा, डैड समझ गया। हम बाप बेटे जो जिंदगी में अजनबी रहे, मौत के बाद इस अजीब पुनर्मिलन में पहली और आखिरी बार इतनी सहज खामोशी में रहे, एक दूसरे के पास चुपचाप खड़े रहे, हालांकि जिंदगी और मौत के बीच जुदा थे। उस रात डैड ने कमरे में मिली सारी शराब अकेले पी डाली। अगले दिन जब बेसब्र कर्जदारों ने ताला तोड़कर प्रवेश किया तो उन्हें डैड बिस्तर के पास गिरे मिले। शरीर ठंडा था। पोस्टमार्टम से पता चला
अत्यधिक शराब के नशे से तीव्र हृदयाघात से मौत, आर्थिक सहारे के बिना और सभी प्रियजनों को खोने के बाद बड़ी दीदी, उसकी गुआनिन, भी पूरी तरह टूट गई। उसने बाहर जाना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया और हर दिन भूत की तरह खाली और खामोश विला में भटकती, दराजें और अलमारी टटोलती, जैसे कुछ कीमती चीज ढूंढ रही हो या शायद यूं ही बिना मकसद कर रही हो। दरवाजे पर जमा भीड़ वक्त के साथ और एक एक करके मुख्य पात्रों के चले जाने से कम हो गई, लेकिन असली लेनदार शिकारी कुत्तों की तरह खून सूंघकर जाने से इनकार करते रहे। उन्हें डर था कि बाप का कर्ज बेटा चुकाए, वो मनचाहा मुआवजा न मिल पाए। कुछ ही दिनों बाद एक गहरी खामोश रात में बड़ी दीदी शुआनिन ने न जाने कहां से मिली एक्सपायर नींद की गोलियों की पूरी शीशी पी ली, चुपचाप चल दी, एक भी शब्द छोड़े बिना। कई दिनों बाद बाहर वालों को दरवाजे की दरार से आती जी मिचलाने वाली बदबू महसूस हुई। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उसका शव सड़ चुका था। कहते हैं कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने गौर किया कि मरने से कुछ पल पहले उसकी नजर दरवाजे की तरफ थी और हाथ हल्का सा फैला हुआ था, जैसे कुछ छूने की कोशिश कर रही हो या किसी ऐसे उद्धार का बेकार इंतजार कर रही हो जो कभी आने वाला नहीं था। मैं उसके पहले से ठंडे बिस्तर के पास खड़ा काफी देर तक उसे देखता रहा। उसने कभी कभार ही अपनी मर्जी से मुझे मारा था, लेकिन हर बार जब उसका यांकू मुझे फंसाता और माँ मुझे डांटती, वो हमेशा एक तरफ खड़ी ठंडी नजरों से, यहाँ तक कि हिकारत से देखती, हालात की सहयोगी बनी रहती और बीच बीच में दो बातें जोड़कर मेरे गुनाह पर मोहर लगा देती। अब उसे भी इस तरह अकेले और मायूसी से अपना अंत पाते देख मुझे इस परिवार से बांधने वाली आखिरी बेतु की डोर पूरी तरह छूट गई, साथ ही विला में भरी मौत की बदबू के साथ। मेरी चेतना इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने ही वाली थी। तब मैंने आखिरी बार साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का दौरा किया। माँ अब भी अपने कड़ी सुरक्षा वाले कमरे में बिना हिले बैठी थी, नीली सफेद धारियों वाली वर्दी पहने, दरवाजे की तरफ पीठ करके लोहे की सलाखों से बैंटे आसमान के छोटे से आयताकार टुकड़े को घूर रही थी। जब मैं चुपचाप जाने को हुआ तो अचानक जैसे उसे कुछ आहट मिली। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, उसकी नजर ठंडी हवा को पार करके हैरतंगे सटीकता से सीधे मुझ पर जा टिकी। उसकी आंखें, पहले खाली और खोई हुई, धीरे धीरे चमकने लगीं, जैसे मरी हुई राख के बीच से कोई कमजोर लेकिन जिद्दी चिंगारी फूट पड़ी हो। कांपते हुए उसने अपने हड्डीदार और झुर्रीदार हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक पवित्र और बच्चों सी लेकिन दिल तोड़ देने वाली मुस्कान खिल गई। श्यानयान, तुम वापस आ गए? माँ से मिलने आए हो? उसने अपनी वर्दी की जेबें टटोली और कुछ देर बाद दो थोड़े पिघले और बिगड़े हुए फ्रूट कैंडी निकाले। ध्यान से उन्हें अपनी हथेली पर रख बढ़ाए तरफ बढ़ाया। माँ को याद है तुम्हें कैंडी बहुत पसंद है। माँ ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है, किसी को नहीं दूंगी, सिर्फ हमारे शानयान को। जब मैं छोटा था सचमुच मुझे कैंडी बहुत पसंद थी, लेकिन माँ हमेशा सिर्फ मेरे भाई को देती थी, मुझे कभी नहीं। लाडला उसका यांकू जब भी माँ की नजर नहीं होती मेरे सामने कैंडी मुंह में डालकर जोर जोर से चापता और दिखावा करता। इसलिए बड़े होने पर मैंने कभी अपनी मर्जी से कैंडी नहीं खाई और यहाँ तक कि उस मीठे स्वाद से नफरत हो गई। मैंने एक कदम पीछे हटाया और सिर हिला दिया। माँ के चेहरे की मुस्कान एक पल को जम गई और फिर बेचैन और उलझन में बदल गई। उसने हाथ रगड़े और कैंडी फिर से जेब में ध्यान से रख ली, जैसे कोई बच्ची जिसने कुछ गलत कर दिया हो। हाँ, तुम तो अब इतने बड़े हो गए और माँ भी तुम्हें छोटा बच्चा समझती है। उसने काफी देर तक मुझे घूरा। उसकी आंखों में सतर्क उम्मीद का मिश्रण था और पछतावा व उदासी इतनी गहरी खत्म होने का नाम नहीं लेती। माँ, आखिर मैंने एक खामोश अक्षर बोला। अय, माँ ने लगभग तुरंत जवाब दिया, आवाज ऊंची करके, एक अतिशयोक्तिपूर्ण खुशी से भरी हुई। उसकी नजर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बचपन में मेरी होती थी, जब अनगिनत निराशाओं के बाद भी मैं उसके बारे में सपने देखने की आखिरी कमजोर उम्मीद रखता था। बस इस बार भूमिकाएं उल्टी थीं और मुझे ही उसे वो उम्मीद चखाकर अपने हाथों बुझानी थी। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा जो एक पल में चमक उठी थीं और एक शब्द करके, ऐसे ढंग से जो वो समझ सके, धीरे और साफ कहा, माँ, अब मैं तुम्हें दोष नहीं देता। माँ की आंखें तुरंत एक अपार रोशनी से जगमगा उठीं, जैसे किसी मरते हुए इंसान को आखिरी सहारा मिल गया हो। लेकिन मेरी अगली पंक्ति तुरंत गिरी, उस रोशनी को पूरी तरह कुचल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ के चेहरे की खुशी और हैरानी का भाव तुरंत जम गया और फिर हजारों टुकड़ों में टूट गया। क्या करे समझ नहीं पाने पर उसने अपनी वर्दी का एक कोना जोर से पकड़ लिया, इतना कसकर कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसने गहराई से सिर झुका लिया और उसके कंधे बेकाबू होकर कांपने लगे। काफी देर बाद लगभग अनसुनी आवाज में सिसकियों के बीच बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। माँ, तुम्हारी ये देन है, मुझे माफ मत करो, यही सही है। मुझे डर है कि मेरी आत्मा की आखिरी चिंगारी भी काबू से बाहर हो जाए। ये कहने के बाद मैंने जबरदस्ती खुद को पलटा लिया। बिना पीछे देखे मैंने दीवार पार किया, उस जेल से बाहर निकल गया जो उसके शरीर और आत्मा को जकड़े थी, और इस दुनिया से अपना आखिरी नाता भी छोड़ दिया। जाने के बाद मैं तुरंत पुनर्जन्म की जगह नहीं गया, बल्कि बचपन की तरह बार बार एक शांत कोना ढूंढा जहां सिमट कर बैठ जाऊं। बस इस बार मेरे पास रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे। सारी शिकायत और नफरत जैसे उस आखिरी विदाई के साथ उड़ गए। बस अनंत थकान और खाली दिमाग रह गया। उस रात मैं शहर के ऊपर तैर रहा था, हजारों घरों की रोशनियां निहार रहा था। अचानक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस की तेज सायरन ने रात के आसमान को चीर दिया। मेरा दिल बेवजह दहल गया। मैं तैरता हुआ पास गया और देखा कि माँ के कमरे के बाहर मेडिकल स्टाफ तेजी से आ जा रहा है।
तनावपूर्ण माहौल में मैंने एक जवान नर्स को कॉम्पती आवाज में फोन पर कहते सुना, ये पेशेंट अंजलि है। आज रात इसकी हालत अचानक बिगड़ गई है, गंभीर रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने लगी है। फिर उसने फोन रख दिया। हालांकि मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें परिवार के भयानक बदलावों की खबर मिल गई थी। शायद एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी की हरकतों से नफरत करती थी, लेकिन आखिर वो भी तो उनका अपना मांस और खून था। 10 महीने कोख में रखने के बाद पैदा हुई थी। उस वक्त शायद उन्हें दर्द हुआ हो, शायद गुस्सा आया हो, शायद उलझन हुई हो, या शायद उनके पास अब आंसू नहीं बचे थे और कहने को कुछ नहीं था। मैं तैरता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। माँ को पहले ही सफेद चादर से ढक दिया गया था। उसकी आत्मा तुरंत प्रकट नहीं हुई जैसे उसके यांकू और मेरी हुई थी। शायद इसलिए कि उसका दिमाग पहले ही ढह चुका था और उसकी आत्मा चकनाचूर हो गई थी, या शायद उसने खुद ही अपने वजूद को पूरी तरह छोड़ दिया था। ये उसके लिए, मेरे लिए और इस पूरी बेतुकी और दर्दनाक चीज के लिए एक मुक्ति थी। अपने आखिरी पलों में मैं अपनी ही कब्र की सिल्ली पर तैरता हुआ गया। पूरी तरह जाने से पहले खुद को और दर्द भरी यादों से भरी इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता था, लेकिन वहां एक जानी पहचानी शख्सियत पाने की उम्मीद नहीं थी। शियान एक लंबी काली ड्रेस पहने, बिना छतरी के बूदा बांधी उसके बालों और कंधों को भिगो रही थी। वो चुपचाप मेरी कब्र के सामने खड़ी रही, जैसे सिल्ली पर कोई मूर्ति हो। मैंने होंठ सिकोड़े और एक जटिल भावना दिल से गुजरी। वो क्या करने आई थी? मैं तो मर चुका था। उसने अब तक अपना नाटक खत्म नहीं किया था। मैं उसके पास जा बैठा और सिल्ली पर लगी फोटो देखी, जिसे बारिश ने खास तौर पर साफ कर दिया था। वो मेरी यूनिवर्सिटी के दिनों की थी, जिसमें एक साफ मुस्कान थी और नजरों में भविष्य के लिए उम्मीद बाकी थी। अब वो सिर्फ मुझे ताने जैसी लगती है। अचानक शियान ने सिर उठाया। उसकी खोई नजर खालीपन पर टिक गई, लेकिन उसकी आंखें जल्दी ही आंसुओं से भर आईं। उसने रोने से भी बदतर मुस्कान बिखेरी और हवा से धीमे से कहा, शियानयान, क्या तुम हो? तुमने देखा, मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने बदला लिया। मैं जोर से कांप उठा। उसकी नजर मानो बादलों को चीरती हुई मेरी आत्मा से जा मिली। तुम्हारी मौत के बाद मैंने तुम्हारे भाई के पास जाने का नाटक किया और तुम्हारे घर अक्सर आती जाती थी। वो रूंधी आवाज में, लेकिन राहत के पक्के इरादे से बोलती रही। मैंने उसके यांकू का तुम्हारी कार से छेड़छाड़ का सर्विलांस वीडियो हासिल कर लिया, पुलिस को दे दिया। उस वक्त पहले जो सारी बातें मैंने नजरअंदाज कर दी थीं, उन्हें जोड़ते ही मानो बिजली गिर गई हो। मुझे तुरंत सब समझ आ गया। मेरी मौत के बाद वो तुरंत उस अस्त व्यस्त एक्सीडेंट वाली जगह गई थी। हालांकि वो शांत और नाजुक लगती थी, असल में उसे मैकेनिक और कारों की मॉडिफिकेशन का बहुत शौक था। एक ही नजर में उसने देख लिया कि मेरी चकनाचूर कार के ब्रेक सिस्टम में फ्रैक्चर नॉर्मल नहीं था। ऐसा नहीं लगता था कि टक्कर से हुआ है, बल्कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया जो दबाव में पूरी तरह फेल हो गया। तो उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। वो बातें अपने यांकू के करीब आने की, वो मतलबी सतहीपन के दिखावे, सब ध्यान से रचा गया नाटक था, ताकि उसके यांकू और पूरे घर की सतर्कता कम कर सके, मेरे घर आराम से आ जा सके और वो अहम सबूत ढूंढ सके जो उसके यांकू को सजा दिला सके। यहाँ तक कि जब उसने मेरे कमरे की तलाशी ली, तो भी ये नहीं था कि वो मुझसे कोई कीमती चीज मिलने की उम्मीद रखती थी। मैंने एक बार फिर उसे सबसे बुरी नीयत से जांचा था और उसे बदनाम किया था। एक बहुत बड़ी गुनाहगारी मुझ पर तुरंत हावी हो गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक कदम आगे बढ़ाकर उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके ठंडे और गीले गाल, मेरी आत्मा कौंपती है। उसके दुबले शरीर को गले लगाने की कोशिश करती है। सॉरी आनान, मैं अपनी आत्मा की पूरी ताकत से खामोशी में चिल्लाता हूँ, तीव्र इच्छा से कि वो मुझे सुन सके। शियान ने अचानक आंखें बंद की, कौंपी और गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली और उसके चेहरे पर आंसुओं से भीगी मुस्कान आ गई। उसकी नजर सचमुच मेरे चेहरे पर टिकती दिखी। बेवकूफ, वो फुसफुसाई रोने से रूंधी आवाज में, लेकिन एक अजीब सी नरमी से, दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें देख सकती थी। मेरा मानना था कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, उनकी सजा के बाद गहरी आसक्ति और कर्म के कारण मेरी आत्मा को देख सकते थे। इस पल तक मैं अचानक समझ गया, वो कोई थी जो मुझसे बहुत गहराई से प्यार करती थी। अत्यधिक चाहत और गहरे स्नेह से वो जीवन और मृत्यु की बाधाओं को पार करके संक्षिप्त रूप से मेरी आत्मा को गले लगा सकी। और आनंद ने शुरू से आखिर तक अपने तरीके से चुपचाप और जोश से मुझसे प्यार किया है। मुझे एक घबराहट हुई, मेरी आत्मा हिल गई। तो फिर तुम हर वक्त नाटक क्यों कर रही थी कि मुझे नहीं देख सकती? शियान ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, जैसे कितनी बार पहले उसने लगभग मेरी नाक की नोक छुई। हालांकि वो मुझे छू नहीं सकती। मुझे वहां हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बदला लेना है, वो नाक से बोली, बेपरवाह लगने की कोशिश करते हुए। अगर मैं सारा दिन हवा से बातें करती, अकेली बुदबुदाती, तो कौन मुझ पर यकीन करता? तुम्हारा यांकू और तुम्हारे मम्मी डैड तो और भी सोचते कि मैं पागल हूं या मेरा कोई दूसरा मकसद है। बोलते बोलते आंसू बड़ी बड़ी बूंदों में ढुलक गए, बारिश में मिल गए, उसके पीले चेहरे पर बह निकले। हवा इस पल जम गई। यादों का एक विशाल और गर्म प्रवाह उस जाने पहचाने नाक छूने के इशारे के साथ समय की बाधा तोड़कर मेरी आत्मा की गहराई में जोर से टकराया। याद मुझे 2 साल पहले की उस गर्मी में ले गई। उस दोपहर जब हमने अभी अभी अपने रिश्ते की पुष्टि की थी, तब पहली बार मैंने हिम्मत जुटाकर उसे अपने खून से सने अतीत के बारे में बताया था।
अपने उस दुर्भाग्यशाली परिवार के बारे में जो दम घोटने वाला था। मेरी पक्षपाती माँ, मेरे हिंसक डैड, मेरा छोटा भाई, हमेशा चहेता। सुनने के बाद वो काफी देर चुप रही, जब तक डूबते सूरज ने हमारी परछाइयां लंबी नहीं कर दी। जब तक मुझे लगा कि उसने आखिरकार मेरी बोझिल हकीकत देख ली और शालीनता से दूर जाने का सोच रही है। जैसे ही मेरा दिल डूबा और मैं ये कहने को हुआ कि सब भूल जाओ, उसने अचानक हाथ बढ़ाया, अपनी उंगलियों से धीरे से मेरी नाक की नोक छुई। क्या सोच रहे हो बेवकूफ? उसने मुझे चमकती आंखों से देखा, जिनमें शाम की गर्म रोशनी और मेरा अक्स झलक रहा था। अब मैं हूं ना, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं, शियान, हमेशा बिना शर्त तुम्हारे साथ रहूंगी। उस वक्त मुझे लगा कि ये सिर्फ एक जोशीले प्रेमी की मीठी बातें हैं, एक अनाड़ी का भोला वादा। कभी नहीं सोचा था कि वो पूरे 3 साल, मेरी मौत के बाद तक, सबसे खतरनाक तरीके से ये साबित करेगी कि वो अपनी बात पक्की करती है। बाद में ये हमारे बीच एक अनकहा इशारा बन गया। जब भी मैं उदास होता, परिवार के साय में घिरा होता, वो हमेशा ऐसी मेरी नाक छूती जैसे सारी परेशानियां दूर कर सकती हो। वो हाथ बढ़ाती है जैसे कुछ पकड़ने का इशारा कर रही हो। चमत्कारिक ढंग से मुझे लगता है कि मेरा हाथ किसी गर्म और मजबूत ताकत ने हल्के से पकड़ लिया है। वो तापमान, पहले उसकी हथेली की हल्की ठंडक से अलग, वो गर्माहट है जो आत्मा से आती है। वो असली एहसास मुझे यादों की धारा से खींच लेता है। और वो सिसकती है, उसकी आवाज और धीमी हो जाती है, एक अनंत डर और उदासी के साथ। मुझे डर है कि अगर मैंने कह दिया, अगर तुम्हें देखूं और तुमसे बात करूं, तो तुम सोचोगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई और फिर मुझे छोड़ दोगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दिल जैसे किसी अनदेखे हाथ ने जोर से जकड़ लिया हो। इतना दर्द होता है कि मैं मुश्किल से अपनी आत्मा का आकार बनाए रख पाता हूँ। मैं दूसरा हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके भीगे बालों को सहलाता हूँ, हालांकि शायद वो महसूस न करे। मैं पूरी गंभीरता से करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रुकता हूँ और खुद को मारना चाहता हूँ। ये तो दुनिया की सबसे नीच बात है। एक मुर्दा कैसे जा सकता है? लेकिन अगर आनान मुझे सुनती दिखती है, अपना आंसुओं से भरा चेहरा उठाती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं में नहाकर और भी साफ हो जाती हैं और साथ ही गहरी आसक्ति और उदासी से भर जाती हैं, तो फिर वो सिसकती है। अगले पूर्वाभास को देखती है जो शुरू हो रहा है, मेरी खामोशी को देखती है जो सहमति जैसी है, सिर झुकाकर सिसकती है, फिर अचानक उठाकर जोर से अपना चेहरा पहुंचती है, किसी भी रोने से ज्यादा दिल तोड़ने वाली मुस्कान बिखेरती है। तो फिर अगले जन्म में तुम्हारा अच्छे परिवार में जन्म हो। उसने पूरी ताकत से रुककर कौमपति आवाज में, लेकिन अविश्वसनीय रूप से साफ, अपनी आखिरी इच्छा कही। बस तुम्हें वापस आकर मुझे ढूंढना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खत्म होने से पहले ही आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई, जैसे उसने अपनी सारी झूठी मजबूती खत्म कर दी हो। एक कदम आगे बढ़ी, बाहें खोलकर एक कसा हुआ गले लगाने का इशारा किया। हालांकि जो गले लगाया वो सिर्फ ठंडी हवा और बर्फीली सिल्ली थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक अविश्वसनीय रूप से गर्म आलिंगन में गिर गया हूं। मैं अब खुद को रोक नहीं पाया। अपनी आखिरी नजर की ताकत से उसे वापस गले लगा लिया। उसके कान के पास मैंने इस दुनिया में अपनी विदाई का इकलौता पूरा वाक्य छोड़ दिया। सॉरी अनान, इस जन्म में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें पहले ढूंढ लूंगा और बड़ी धूमधाम से शादी करके घर ले आऊंगा। श्यान को जैसे कुछ महसूस हुआ, उसने हाथ छोड़ा, एक कदम पीछे हटी, मूसलाधार बारिश में बाईं बांह चढ़ाई। उसकी पीली कलाई पर एक हल्का सा लाल होता टैटू साफ दिख रहा था। वो एक सिंपल स्केच था उस फोटो का जो हमने साथ ली थी, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आई थी। एक लाल बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट फोटो, दो सिर एक दूसरे से हल्के से सटे हुए। वो रो रही थी, लेकिन मुस्कुरा भी रही थी और बांह चढ़ाकर मुझे दिखाने लगी। ठीक है शुआनियान, देखो, मैंने तुमसे एक बार शादी कर ली। अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम आकर मुझसे शादी करो। अपनी सारी चिंताएं सुलझाकर, सारे अंत देखकर, बिना किसी शर्त के आखिरी सच्चा प्यार महसूस करके मुझे लगा कि मेरा शरीर हल्का और हल्का होता जा रहा है, जैसे मैं इस बूंदाबांदी का हिस्सा बन रहा हूं। मैं बिना रोक टोक के बिखरने और ऊपर उठने लगा। पुनर्जन्म का मार्ग मेरे सिर के ऊपर चुपचाप खुल गया। एक नरम और गर्म रोशनी बिखेर रहा था। शियान बोल नहीं पा रही थी, बस मेरी तरफ बुरी तरह हाथ हिला रही थी। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, शुशानान, अगले जन्म में तुम्हें खुश रहना होगा। उसकी आवाज हवा और बारिश में बिखर गई, दूर और दूर होती गई। हालांकि हम फिर कभी न मिले, कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो। मेरी आत्मा उस रोशनी में पूरी तरह घुलने से पहले मुड़ी। बारिश में उस अकेली लेकिन सीधी खड़ी आकृति को आखिरी बार देखा। इस दुनिया को देखा जो मेरा दर्द और मेरी क्षणिक गर्माहट लेकर चली। फिर नजरें गर्म रोशनी की तरफ फेर लीं और एक शांत और राहत भरी मुस्कान बिखेरी, जैसे जिंदा लोगों और खुद को घोषित कर रहा हो कि जीवन का अंत शायद अंत नहीं, बल्कि उम्मीद से भरी एक और यात्रा की शुरुआत है। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताना, और अगर हो सके तो इसे हाइप कर देना, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय।